एवरीवन, तो कैसे आप सब लोग, यानी कि अपने जो रिवीजन लेक्चर्स चल रहे हैं उसमें अपन आज नया चैप्टर लेने वाले जिसका नाम है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, रिटायरमेंट और डेथ दोनों के केस अपन लेंगे। पहले अपन रिटायरमेंट की बात करेंगे, फिर अपन डेथ की बात करेंगे। ठीक है, अच्छा इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि रिटायरमेंट और डेथ के जब चैप्टर की बात कर रहे हैं तो इसमें अपन को कौन कौन से एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। देखो सबसे पहले समझना, जब अपन एडमिशन की बात कर रहे थे तब अपन ने वहां पे सबसे पहले एक रेशियो पढ़ा था जिसका नाम था सैक्रिफाइस रेशियो। ठीक है, यहां पे इस वाले चैप्टर के अंदर अपन पढ़ेंगे गेनिंग रेशियो, क्योंकि यहां पे होता कैसे दो पार्टनर है। ठीक है, और एडमिशन में तो क्या होता था, एक पार्टनर को ऐड करते थे तो पहले प्रॉफिट दो लोग बांटते थे और अब कितने लोग बांटेंगे, तीन। तो उन पार्टनर को बोलेंगे क्या, सैक्रिफाइस हो रहा है उनको। और अब तीन पार्टनर है, एक पार्टनर रिटायर हो जाएगा या डेथ हो जाएगी, दोनों के केस में जाना ही होता है। तो जो रिमेनिंग पार्टनर बचेंगे उनको क्या होगा, गेन होगा। पहले प्रॉफिट तीन में डिस्ट्रीब्यूट होता था, अब दो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। आगे कहानी समझे, गुडविल की जो अपन ने वैल्यूएशन समझा है वही है वैल्यूएशन करने का, लेकिन एंट्री करने के तरीके चेंज हो जाएंगे यहाँ पे गुडविल का। ठीक है, यहाँ पे कोई पार्टनर से गुडविल तो मंगवाएंगे नहीं, जो पार्टनर जा रहा होगा जिसकी डेथ हो रही होगी उसको अपन को गुडविल का पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, एंट्री यही पोस्ट होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR2। ठीक है, अटक गया कुछ, तो इसमें एंट्री यही होगी अपने को, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR2, रिटायरमेंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट, या फिर हो जाएगी डेथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आगे का नहीं समझ में, यही चलेगा। यानी कि ऐसा समझो, एडमिशन का केस हो चाहे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज इन एग्जिस्टिंग पार्टनर हो चाहे चल रहा हो, जिसको गेन होगा वही चीज देता है। आगे कहानी समझो, इसको समझ लो। ऐसा नहीं है कि मैं इसी चैप्टर के लिए इस बात कर रहा हूं, कोई सा भी हो जिसको गेन हो रहा है वो देगा, उसकी कैपिटल डेबिट होगी मतलब होगी। सीधी सीधी कहानी है, जो दे रहा है जिसको गेन हो रहा है। एंट्री गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR, अब टू देख लो कौन सा केस चल रहा है। अब ये रिटायरमेंट एंड डेथ का चल रहा है तो टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल या टू डेथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। आगे कहानी समझ, जो देगा गेन। क्लियर, आगे कहानी समझ में। चलिए, तो अब इसमें अपन सबसे पहले तो इस चीज को समझेंगे, असेट्स का रिवैल्यूएशन करेंगे, लायबिलिटी का रीअसेसमेंट करेंगे। ये अपने को आता है, सब चीज जान ली। रिवैल्यूएशन में होता क्या है, असेट इंक्रीज डिक्रीज में क्या करते हैं, लायबिलिटीज इंक्रीज डिक्रीज में क्या करते हैं, अनरिकॉर्ड असेट्स को रिकॉर्ड करेंगे तो क्या करेंगे, अनरिकॉर्ड लायबिलिटी को रिकॉर्ड करेंगे तो क्या करेंगे। आगे समझ में, कैपिटल का एडजस्टमेंट होगा इसमें। आगे कहानी समझ में। और इसमें सबसे मेन पॉइंट क्या है कि हम इसमें एक वो पढ़ेंगे अकाउंट जिसका नाम है पार्टनर्स लोन, रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। क्यों, वो इसलिए पढ़ेंगे कि जो पार्टनर रिटायर हो जाता है तो उसके पेमेंट को कई बार तो क्या करती है पार्टनरशिप हम तुरंत कर देती है, कई बार वो कहती है कुछ पैसा तो हम अभी दे रहे हैं आपको इमीडिएटली और कुछ आपके एज अ लोन के रूप में रख रहे हैं। ठीक है, यहां तक कहते हैं, तो उसको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं। जो लोन के रूप में अमाउंट रखी है पार्टनरशिप हम कहती है कि हम आपका पेमेंट जो करेंगे वो इंस्टॉलमेंट में कर देंगे। तो यहां पे एक लोन अकाउंट भी अपन सीखेंगे। ठीक, अब देखो चैप्टर नंबर फर्स्ट में अपन ने जब बात करी थी कि पार्टनरशिप डीड जब साइलेंट होती है तो करते क्या है, इसमें अपन यानी कि अपन ने जो पार्टनरशिप डीड के अंदर साइलेंट फीचर होता है ना कि पार्टनर का जो लोन इसमें रख लिया जाएगा, यानी पार्टनर की जो कैपिटल है रिटायरमेंट की उसको फर्म लोन के रूप में रखती है और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो 6% पर एनम से देना पड़ेगा। ठीक है, पहला। दूसरा पॉइंट समझ लो, पार्टनर के लोन पे जब इंटरेस्ट दिया जाता है तो वो P&L एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं होता, वो P&L का पार्ट होता है। MCQs में क्वेश्चन आ सकता है, ट्रू फॉल्स के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। आगे कहानी समझ में। चलते, इसमें अपन को सारे के सारे एडजस्टमेंट करने। सबसे पहले अपन यहां पे करने वाले कैलकुलेट गेन रेशियो के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो गेन रेशियो अपने जब चैप्टर लिया था तो ऑलरेडी आपको बात समझाई थी, इसमें न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन इस बात का एक नंबर में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो विच रेशियो कैलकुलेट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ, तो अपन को आंसर देना है गेनिंग रेशियो। आगे कहानी समझे। और एट द टाइम ऑफ एडमिशन सैक्रिफाइस रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और यहां पे न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्लियर, आगे कहानी समझ में। अब सुनो, तो गेन रेशियो गया और इसमें अपने को न्यू रेशियो तो कैलकुलेट करना है जैसे एडमिशन के टाइम में किया था ऐसे। अब कुछ एग्जांपल ले रहे हैं और इसको तुरंत खत्म करते हैं। इसको सुनो, एक एग्जांपल के साथ समझना इसको। A, B और C ये तीन पार्टनर है। ठीक, इसमें हुआ क्या, B रिटायर, अभी मैं केवल केस रिटायरमेंट वाला समझा रहा हूं, डेथ वाला थोड़ा सा अलग होता है। सब कुछ सेम होता है, एक दो पॉइंट अलग होते हैं। ठीक है, डेथ के केस में पूरी कंडीशन सेम चल रही है। तो ये रिटायर हो गया जी आपका B, ABC का रेशियो था 3:2:1। क्लियर है, ये गया। क्वेश्चन में तुमसे कुछ कई बार ऐसा होता है, क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे टप्पे पे छोड़ देते हैं कि तुरंत आंसर चाहिए इसका, जिससे कि एक नंबर आपको मिलेगा। तो इसने पूछा कि अब B तो गया, अब आपसे पूछा जाएगा कि एक काम करो पहले तो न्यू रेशियो बता दो A और C का। तो हमने न्यू रेशियो बता दिया 3:1 पूछ लिया उन्होंने बोला गेनिंग रेशियो भी बताओ तुरंत की तुरंत, तो गेनिंग रेशियो भी रहेगा 3:1 जब तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी। क्लियर, आगे कहानी समझ में। इसमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी तो ओल्ड रेशियो ही है। आगे लेकिन ऐसा मत कहना कि यही इसको एज इट इज उतार दिया, नहीं। ये सर 3/6 था, अब ये 3/4 है, ये 1/6 था, ये 1/4 है। आगे गेनिंग रेशियो 3:1 में है। क्लियर है, जो अपने रेशियो उसी में ले रहे हैं। ठीक, अगर मान के चलते C को रिटायर करते तो A और B के बीच में 3:2 ही रहता और गेनिंग रेशियो में 3:2 ही रहता। आगे कहानी समझ में। चलते, अच्छा इसमें अब एक और क्या क्या कंडीशंस हो सकती है उसको अपन बात कर लेते हैं। अब जैसे इसमें B रिटायर हो रहा है
तो जो बी का हिस्सा है यानी कि 2/6, ठीक है, इसको इन्होंने बोला कि ए और सी ने ढंग से समझना इसको 2:1 में परचेस किया है, 2:1 में, ठीक है। इस तरह से कैलकुलेट करवाया, एक तो गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर दो और एक कर दो क्या कहते हैं अपन न्यू रेशियो, ठीक है। दोनों को ढंग से समझना है। यहां पे देखो अगर अपन बी की बात करें तो बी का जो रेशियो वो 2/6 है और इसका ए ले रहा है 2/3, ये रहा 2 और, ठीक है, और 2/6 का 1/3 कौन ले रहा है, सी, ठीक है। तो यानी 2 2 जा 4 और 6 3 जा 18 और 2 1 जा 2 और 6 3 जा 18। क्लियर। एडमिशन के टाइम पे जब कोई पार्टनर एडमिट होता था तो सैक्रिफाइस करना पड़ता था, इसलिए माइनस कराते थे। यहां पे प्लस करेंगे क्योंकि जा रहे हैं तो उसका परचेज हम कर रहे हैं तो हमारा रेशियो बढ़ेगा। आ गई समझ में। अब जरा समझना, ए की बात कर लेते हैं। ए का ओल्ड रेशियो बात करें 3/6 और प्लस करेंगे इसने 4/18, ये परचेज और करा है। क्लियर। अगर अपन सी की बात करें तो सी का अपना है 1/6 और इसने कितना परचेज और करा है 2/18। बोलो कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे, 18 एलसीएम आएगा, 6 3 जा 3 3 जा 9 और 18 1 जा 1 4 जा 4, 13/18, ठीक है। और ये आ जाएगा 18 एलसीएम, 6 3 जा 3 1 जा 3 और प्लस करेंगे 18 1 जा 2 जा 2, तो यानी कि आएगा आपका 5/18। क्लियर। क्लियर। ऐड किया है ना, माइनस मत कर देना सर, क्योंकि ये तो चैप्टर चल रहा है रिटायरमेंट। जब कोई जाता है तो उसका हिस्सा खरीदा जाता है तो प्लस ही तो होगा, उनका हिस्सा बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगर न्यू रेशियो की बात करें तो न्यू रेशियो तो आ गया सर 13:5। क्लियर। अब क्वेश्चन इस बात का सर गेनिंग रेशियो भी तो बताओ, तो गेनिंग रेशियो दे तो रखा है 2:1 में परचेस कराए ना, तो गेनिंग रेशियो होगा 2:1, ठीक है। अगर बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो, नहीं निकालना को समझे तो समझो, ये रहा न्यू ओल्ड रेशियो और ये रहा न्यू रेशियो, फॉर्मूला आपके सामने, निकालोगे तो यही आएगा, ठीक है। लेकिन हम क्यों कैलकुलेट करेंगे इतना, तो उसके बारे में समझना, ठीक। चलिए समझो इसमें क्या होता है, जैसे बी अब रिटायर हुआ, अब ये बात बोल रहा है कि बी का जो रेशियो है वो पार्टनर ने इक्वली परचेस किया है। अब इक्वली परचेस किया मतलब ए और सी दो ही तो रिमेनिंग पार्टनर रह गए और इक्वली परचेस कराया था 1:1। क्लियर। अगर मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान के चलो एक पार्टनर और होता है डी, 4 पार्टनर होते, इसमें बी रिटायर हुआ और ये कहता है जो रिमेनिंग पार्टनर है वो इक्वली परचेस कर रहे हैं, तो 1:1 हो जाता, ठीक है। लेकिन यहां पे केवल 3 ही पार्टनर है तो इसलिए रिमेनिंग जो रहेगा वो 2 रहेगा 1:1। क्लियर है। अब समझना बी का जो हिस्सा है वो 2/6 है, इसका 1/2 तो ले लेगा ए, ठीक है, और 2/6 का 1/2 ले लेगा बी। बात समझ में आ गई। यानी कि 2 1 जा 2 6 2 जा 12 और 2 1 जा 2 6 2 जा 12। अब अपन ए की बात करते हैं तो ए का पहले से जो रेशियो था वो 3/6 था और अगर अपन सी की बात करें तो जो सी का था वो था 1/6। इन्होंने प्लस करा यानी नहीं इतना परचेस करा, तो 2/12 तो इसने परचेस करा है और 2/12 इसने परचेस करा है, ठीक है। अपन एलसीएम ले लेंगे 12, 6 2 जा 2 3 जा 6 और 12 1 जा 1 2 जा 2, 8/12। एलसीएम लेंगे 12, 6 2 जा 2 1 जा 2 और 12 1 जा 1 2 जा 2, यानी 4/12। क्लियर आ गई समझ में। यानी कि अगर अपन के न्यू रेशियो की बात करें तो 8:4 है, इसको और भी कर सकते हैं तो 2:1। बोलो बात समझ में आ गई क्या। अब इस अपन ने पूछे कि आप इनको बताओ गेनिंग रेशियो बताना है इसका, ठीक है। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला तो अपन को पता है कि वैसे किस तरीके से निकालते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अपन गेनिंग रेशियो 1:1, क्योंकि इन्होंने इक्वली परचेस कराए ना, इक्वली परचेस कराए ना, इसलिए आ गई कहानी समझ में। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट में वो इस तरीके से कहेगा, मतलब ये आपके पास कंडीशंस हैं, कैसे भी घुमा घुमा के क्वेश्चन कर सकता है, तो अपने को सब तरीके से आना चाहिए। अब इसने बोला कि बी जो रिटायर हो रहा है ना, तो ये क्या कर रहा है, बी जो हिस्सा है 1/3, समझना 1/3, तो ए ने ले लिया इसके हिस्से का, हिज शेयर, बी के जो शेयर है उसका 1/3 ए ने ले लिया और वो हमसे कह रहा है जो सी है ना वो रिमेनिंग लेगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। 1/3 तो लिया ए ने और रिमेनिंग जो पार्ट है वो सी लेगा, ठीक है, इसके शेयर का खरीद रहे हैं ये लोग। अब कैसे होगा जरा समझना। अगर अपन मान के चलते कि बी का अगर शेयर अगर मान के चलना टोटल 1 मानते, जब तक कोई भी बात नहीं होती तो 1, और अगर अपन को पता है 1 में से 1/3 अगर इसने ले लिया तो 1 में से अगर 1/3 गया तो 2/3 फिर कौन ले रहा है, सी ले रहा है। ये तरीके से आगे कहानी समझना। अगर 1/3 ले रहा है ए और रिमेनिंग अगर वो कह रहे हैं सी ले रहा है तो कितना ले रहा है, इसका टोटल रेशियो मानेंगे 1 में से अगर 1/3 गया तो 2/3 बचेगा। कोई दिक्कत है इसमें। अब सुनो, अब अपने को पता है कि 2/6 का 1/3 और 2/6 का 2/3, 2/3 ये लेगा ना, इसका 2/6 का तो ये ले लिया और 2/6 का ये 1/3 ले रहा है, ये ले लिया, तो 2 1 जा 2 और 6 3 जा 18 और 2 2 जा 4 और 6 3 जा 18। आई बात समझ में। 1/3 रेशियो कर रहा है, 1/3, तो रिमेनिंग कौन ले रहा है, तो वो कह रहा है सी ले रहा है, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 1 में से अगर 1/3 गया तो 2/3 पोर्शन, मतलब पहले पोर्शन भी तो करना पड़ेगा ना, तो 2/3 है, तो यानी 2/6 का 1/3 तो ये लेगा और 2/6 का 2/3 ये लेगा, ये निकाल लिया। अब अपन नया रेशियो की बात करें तो ए की बात करते हैं, तो देखो ए का था पहले 3/6 और इसने 2/18 और परचेस करा है, और अगर अपन बात करें सी की तो पहले था 1/6 और इसने 4/18 और परचेस करा है। बोलो बात समझ में आ गई। 18 ऐसे आ जाएगा, 6 3 जा 3 3 जा 9 और 18 1 जा और 1 2 जा 2, 11/18
और अगर इधर की बात करो तो 18 एलसीएम 6 3 जा 3 1 जा 3 और 18 1 जा 1 4 जा 4, तो यानी कि इन्होंने 7/18। अगर अपन इनके न्यू रेशियो की बात करें तो इनका जो न्यू रेशियो आएगा वो 11 रेशियो आएगा 7। क्लियर, बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन इस बात का सर गेनिंग रेशियो भी तुरंत की तुरंत बताते चलो, तो गेनिंग रेशियो तो यही रहेगा भाई, 1/3 इसने लिया है और 2/3 इसने लिया है, तो 1:2 आ जाएगा। कोई परेशानी है इसमें, कोई दिक्कत है? ठीक, अच्छा अब और क्या कंडीशंस बन सकती है वो भी देख लीजिए अब आप एक बार। कंडीशन नेक्स्ट ये बनेगी कि पूरा का पूरा एंटायर हिस्सा पूरा या तो ए लेगा या कोई सी लेगा, कोई एक पार्टनर ले रहा है पूरा का पूरा हिस्सा, ठीक है? तो इन्होंने मान के चलते पूरा का पूरा जो है वो ए ने ले लिया, तो गेन पूरा का पूरा ए का ही है और रेशियो निकालना है। जरा ए का देखना, ए का पहले था 3/6 था, इसने कितना और परचेस कर लिया 2/6 और परचेस कर लिया, इनका 2/6 ही तो है। और अगर अपन सी की बात करें तो इसका 1/6 ही रहेगा, तो 5/6 और इधर रहेगा 1/6, ठीक है? अगर अपन न्यू रेशियो की बात करें तो न्यू रेशियो अगर आपका बात करें तो न्यू रेशियो हो गया इनका 5:1। क्लियर, और गेनिंग की बात करें तो पूरा का पूरा गेन किसको हो रहा है? ए को। कितना हो रहा है? 2/6 का। क्लियर, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? चलो अब इसमें नेक्स्ट टाइप का एक क्वेश्चन और बता देते हैं आपको। देखो तीन पार्टनर है, ए है, बी है और सी है, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है वो दे रखा है इसका 1/4, दूसरा दे रखा है 2/5, ठीक है? और सी का दे रखा है अपने को 7/20, ठीक है? ये दे रखा है रेशियो, ठीक है? इन्होंने बोला बी रिटायर हो रहा है। क्लियर, बात समझ में आ रही है? ये तीन पार्टनर है एबीसी, इनका ये दे रखा है और बी रिटायर हो रहा है। और फिर इन्होंने आगे क्वेश्चन में एक बात बोली है, ए और सी ने इसको परचेस कर लिया, इसका जो रेशियो है हिस्सा है जो वो परचेस कर लिया है, वो ले लिया 1:2 में, टेकन कर लिया 1:2 में। बात समझ में आ गई? अब तुम क्वेश्चन तो सेम ही है, अब हुआ क्या पहले रेशियो पूरे के पूरे गिवन थे ढंग से, अब इनको हमें थोड़ा सही करना पड़ेगा। क्वेश्चन फिर वहीं आ जाएगा वापस से, किस तरीके से सुनो, पहले इन रेशियो को सही करना पड़ेगा, इसको पहले सेम करते हैं, ठीक है? तो 1/4, 2/5 और 7/20, एलसीएम लेंगे तो अपन 20 आएगा, 4 5 जा 5 1 जा 5, 5 4 जा 4 2 जा 8, 20 1 जा 1 7 जा 7, तो आ गया इनका रेशियो 5:8:7। क्लियर, अब वही क्वेश्चन बन गया जो भी अपन करा रहे थे, 3:2:1 जो भी रेशियो अब आ गया, ये ए, ये बी और ये सी। अगर आप इसकी बात करें तो इसको ए ने और सी ने परचेस करा है 1:2 में, 1:2 में। अब देखो 8/20, क्योंकि 5 और 8 13 और 7 20, 8/20 का 1/3 और 8/20 का 2/3। आगे गाली समझे, 1:2 में ले रहे हैं तो 1/3 और 2/1, 8 1 जा 8 और 23 जा 60 और 8 2 जा 16 और 23 जा 60। आगे गानी समझ में, 8/60 और 16/60 डन। अब बस अपने को ए का निकालना है न्यू रेशियो। तो ए की बात करें तो पहले इसका था 5/20, उसमें प्लस करेंगे 8/60। क्लियर, अपन बात करें सी की तो सी का ये इसको मत देखना क्योंकि अपन ने यहाँ पे सही कर लिया, तो ये था पहले 7/20 और कितना परचेस और करा 16/60 और परचेस करा, ठीक है? एलसीएम आएगा 60, 23 जा और 3 5 जा 15 और 61 जा 1 8 जा 8। क्लियर, 15 और 8 अपन ऐड करेंगे तो 23/60। इसकी बात करेंगे तो 60 एलसीएम आएगा 23 जा 3 7 जा 21 और 61 जा 116 जा 16। आगे कहानी समझ में, ये आएगा 37/60। क्लियर, अब न्यू रेशियो की बात करें तो न्यू रेशियो हो गया आपका 23:37, ठीक है? और अगर इनके गेनिंग रेशियो की बात करें 1:2। क्लियर, कोई दिक्कत है इसमें? तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आ सकते हैं आपकी गेनिंग रेशियो निकालने के लिए, ठीक है? अच्छा एक बार एक क्वेश्चन में और बता देते हैं आपको कंडीशन, ठीक है? इसको रेस कर रहे हैं, एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको जिसमें आपसे केवल न्यू रेशियो पूछेगा क्योंकि न्यू और ओल्ड दोनों क्वेश्चन में गिवन होंगे, ठीक है? एक बार उसको भी देख लो आप। अब जैसे ए, बी और सी है, ठीक है? और इनका 3:2:1 है, डन। इन्होंने बोला ए रिटायर हो गया, आगे का नहीं समझ में, ओल्ड रेशियो दे रखा 3:2, इसमें ए रिटायर हो गया और इनका न्यू रेशियो दे रखा है किस किसका, बी और सी का, वो दे रखा है इनका 1:1, ठीक है? अभी हमसे पूछ रहा है केवल गेन रेशियो आपको कैलकुलेट करना है और अपने को पता है गेन रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है? अगर अपन बात कर लेते हैं बी के बारे में तो बी का 1/2 तो न्यू है और सी का बात भी कर लेते हैं 1/2 है, ठीक है? अब अपन बात कर लेते हैं ओल्ड रेशियो की, तो इसका है 2/6 और इसका 1/6। एलसीएम आ जाएगा 6, 2 3 जा 3 1 जा 3, 6 1 जा 1 2 जा 2, तो 1/6 और इसका आएगा 6 एलसीएम 2 3 जा 3 1 जा 3, 6 1 जा 1 1 जा 1, तो 2/6।
आ गई कहानी समझ में। अगर अपन गेनिंग रेशियो के बारे में बात कर लेते तो 1:2 आ जाएगा। तो कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर? ठीक, तो आयोग के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे अच्छे से। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और लेते हैं इसमें एक इंपॉर्टेंट, उसको और देखो। ए, बी और सी तीन पार्टनर थे 3:2:1 में। ठीक है, इसमें हुआ क्या, सी रिटायर हो रहा है। ठीक, जो सी रिटायर हो रहा है तो इसका जो हाफ पोर्शन है, ढंग से समझना इसको, ढंग से, हाफ पोर्शन तो लिया ए ने, इसके हिस्से का आधा, सी के जो हिस्सा है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसका हाफ हिस्सा जो है ए ने ले लिया। अब जो रिमेनिंग रह गया तो वो भी तो हाफ ही रह गया। ठीक है, वो भी तो हाफ ही रह गया भाई। 1/2 तो एक जना ले रहा है, 1 में से 1/2 लेस कराओगे तो 1/2 ही बचेगा रिमेनिंग। इसको ए और बी ले रहे 2:1 में। अब समझना थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है। 50% तो पूरा का पूरा ए ने ले लिया, और जो बचा 50% हाफ, उसको ए और बी ले रहे 2:1 में। खरीद तो कैसे भी सकते हैं, पोर्शन को कोई इशू थोड़ी है इसमें। सर कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन पहले हमने कराया था। ठीक है, तो अब देखो, पहले समझ में आया, एडमिशन के टाइम पे भी ऐसे ही होता है, एडमिशन में भी ऐसा कर सकते हैं। यानी कि 1/6 है सी का हिस्सा, समझना, इसका हाफ पोर्शन तो ले लिया ए ने, ले लिया, अब कितना रह गया, हाफ। अब हाफ को भी ए और बी 2:1 में ले रहे हैं। क्लियर? अब जरा देखना इसको कैसे करेंगे। सी का 1/6 है, 1/6 का 1/2 तो पूरा का पूरा ए ले रहा है, तो 1/12। क्लियर? अब 1/6 का 1/2 यानी 1/12 है। ठीक है, इसको लेंगे ए और बी 2:1। पहले बोलो, ये बात समझ में आ रही है यहां तक? ठीक, अरे जैसे मतलब समझो कोई 100 रुपए का 50 रुपए तो एक ने ले लिया, और जो रह गए रिमेनिंग 50, तो वो कह रहे हैं इसको हम दोनों मिलकर बांट लेंगे 2:1 में। ये है कंडीशन। तो यही तो कंडीशन है, हाफ तो ले लिया इन्हें, और बोला हाफ पोर्शन जो बचा है ना, उसको ए और बी दोनों ले रहे हैं 2:1 में। तो हाफ पोर्शन कितना है, तो 1/6 का 1/2 कर, ये हाफ पोर्शन है 1/12। ऐसे 1/6 का 1/2, ये हाफ पोर्शन है 1/12। आगे कहानी समझे। इसको कौन कौन ले रहा है, ए और बी, कौन से रेशियो में ले रहे हैं, 2:1 में। कोई दिक्कत है इसमें, कोई परेशानी है? अब समझना, 1/12 का 2/3 और 1/12 का 1/3, यानी कि 2 1 2 और 12 3 36, और 1 1 1 और 12 3 36, यानी 2/36 और 1/36। ए ने ले लिया 2/36 और बी ने ले लिया 1/36। ठीक, अब न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। आ जाओ एक मिनट। ए की बात करें, ए का पहले था 3/6, डन, प्लस एक तो इसने ले लिया 1/12, ये लिया पोर्शन, और एक इसने लिया 2/36, ऐड करेंगे इसमें। बोलो कोई दिक्कत है क्या? बस सीधे न्यू रेशियो निकाल देंगे। ऐसी अगर अपन बात करें बी की, बी का था 2/6, बी ने केवल कौन सा हिस्सा खरीदा है, 1/36। बोलो आगे का नहीं समझ में। एलसीएम लेंगे तो इसमें एलसीएम आएगा 36। ठीक है, 6 6 जा और 6 3 जा 18। ठीक है, 12 3 जा 3 1 जा 3, 36 1 जा 1 2 जा 2, तो 18 और 3 21 और 2 23/36। बात समझ में आ गई? 23/36। इसमें गेन रेशियो भी अलग तरीके से कैलकुलेट होगा, वो भी देख लेना। इसने 36 एलसीएम लिया, 6 6 जा 6 2 जा 12। ठीक है, और 36 1 जा 1 1 जा 1, तो ये हो गया 13/36। तो अगर इनके न्यू रेशियो की बात करेंगे तो 23:36 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई? अब 23:13। अब सुनो, उसके बाद अगर अपन बात करते हैं गेन रेशियो के बारे में, तो देखो गेन रेशियो ए और बी के बीच में तो निकलेगा। अब एक बात है ना, ए ने एक तो ये लिया और एक ये लिया, तो ठीक है, तो 1/12 प्लस इसने 2/36, एक तो ये ले लिया, और बी ने तो केवल कितना लिया, 1/36। क्लियर? इनको अपन जोड़ेंगे, तो पहले इसका एलसीएम लेके जोड़ लेते हैं इसको। तो एलसीएम इसका आ जाएगा 36, 12 3 जा 3 1 जा 3, और 36 1 जा 1 2 जा 2, तो 5/36 हो गया। ये आगे का नहीं समझ में। इसको अपन प्लस करेंगे तो 5/36 अब निकाल देंगे, तो 5:1 इनका गेन रेशियो। क्लियर? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया है। ठीक, आपको अच्छे से आपको समझ में आया। तो अपन इसमें ये गुडविल एडजस्टमेंट एंट्री ले रहे हैं। अब गुडविल एडजस्टमेंट किस तरीके से होता है रिटायरमेंट के केस में, आप उसको देखो। क्वेश्चन लिखा हुआ है एबीसी आर पार्टनर इन अ फर्म है, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 2:3:4 है। ठीक है, सॉल्यूशन बताते हैं इसका। देखो ए बी और सी तीन पार्टनर और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:4 है। इन्होंने कहा सी रिटायर हो रहा है, लिखा हुआ है सी रिटायर एंड द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 45,000। यानी जिस दिन सी रिटायर हो रहा है ना, उस दिन फर्म गुडविल वैल्यूड कर रही है 45,000। डन, 45,000। और ये कह रहे हैं गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ 27,000, और ये पहले से गुडविल दे रखी बैलेंस शीट के अंदर। तो देखो अपन ने जब एडमिशन का चैप्टर कराया था तब भी बताया था कि जब भी कोई गुडविल ऑलरेडी पहले से आपको बुक्स में दे रखी, बुक्स का मतलब बैलेंस शीट में अगर आपको असेट साइड दे रखी है तो वो आपको क्लोज करनी है। वो सारे के सारे पार्टनर में क्लोज होती है, ओल्ड पार्टनर्स में और ओल्ड रेशियो में। क्लियर? आगे कहानी समझ में। ये आपको 27,000 की गुडविल को तो बंद करना पड़ेगा। ठीक है, एंट्री क्या पोस्ट होती है, एस कैपिटल अकाउंट या बीस कैपिटल अकाउंट या सीस कैपिटल अकाउंट या टू गुडविल।
अगर इसकी केवल एडजस्टमेंट एंट्री पूछो, नॉर्मल एडजस्टमेंट एंट्री क्या बोलेंगे, तो अपन बोलेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स सारे के सारे। आवेगा नहीं समझ में? और ये 27,000 तो बंद करनी पड़े। और ये 45,000 जो गुडविल का वैल्यूएशन हुआ है, इसमें सी की गुडविल निकालेंगे और उसको देगा कौन कौन, वो पार्टनर जिसको गेन हुआ है। अब इसमें गेन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ना, तुरंत आंसर आना चाहिए गेन रेशियो में ए और बी को गेन हुआ है 2:3 का, सीधा सीधा है। देखो सी रिटायर हो गया, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। आपसे पूछा जाएगा पहले तो ये बताना ए और बी का न्यू रेशियो क्या रहेगा, तो आपको तुरंत जवाब देना 2:3 रहेगा। और आपसे पूछा जाएगा सर गेन रेशियो और बता दीजिए, तो गेन रेशियो 2:3 रहेगा। आगे नहीं समझे, कोई दिक्कत इसमें? तो ये तो कैलकुलेट नहीं करोगे इसमें, तो टाइम वेस्ट मत कर देना भाई, ठीक है। ये तो हो गया। अब पहले अपन को इसमें सॉल्यूशन, इसमें क्या लिखा हुआ, पास्ट नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो पहले आपको 27,000 की गुडविल को क्लोज करना है, ठीक है। सबसे पहले एंट्री सुन लेना ढंग से, एज कैपिटल अकाउंट डीआर, बीज कैपिटल अकाउंट डीआर, सीज कैपिटल अकाउंट डीआर और टू गुडविल। ये ओल्ड गुडविल जो ऑलरेडी आपकी बैलेंस शीट में दे रखी थी, उसको अपन ने क्लोज करेंगे 27,000 की, इसको अपन क्लोज करेंगे। बात समझ आ रही है? कितना रेशियो हो गया, 2 और 3 5, 5 और 4 9, ठीक है। 9 3 जा 27, ठीक है। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, ये बंद हो गई, ठीक है। बीइंग गुडविल क्लोज्ड, आगे समझ में? इतना लिखना है आपको, बीइंग गुडविल अकाउंट इज क्लोज्ड, क्लियर। अब सुनना, अब 45,000 की जो गुडविल वैल्यूड करी है, इसको ट्रीटमेंट बता रहा हूं, एक तो सिंपल और एक जो रेशियो से आप निकालते हो, ठीक है। अगर कैपिटल में करोगे तो किस तरीके से करोगे, और केवल पर्टिकुलर पूछा जाए तो कैसे करोगे, तो वो भी मैं आपको बताता हूं। देखो, एक तो होता है कि अपन ने न्यू रेशियो और गेन रेशियो निकाला, तो समझना सी जो है 2 और 3 5 और 4 9, 4/9 ही तो है, ठीक है। तो पहले यहां पर देखो, यहां पर क्या लिख रहा हूं, सीज गुडविल निकालते पहले। अगर अपन सीज गुडविल की बात करें तो 45,000 में 4/9 हिस्सा निकाला जाएगा, 4/9 पार्ट, ठीक है। 9 5 जा 45 और 5 4 जा 20, तो 20,000 की गुडविल इसकी हो गई, समझ में? अब इस 20,000 की गुडविल को कौन कौन देगा, ए और बी। कौन से रेशियो में देंगे, गेनिंग रेशियो में, गेनिंग रेशियो 2:3, ठीक है। तो ये अपन ने निकाल लिया। तो ए और बात कर लेते हैं किसके बारे में, बी, और 2:3 में देंगे, तो 2 और 3 5, 5 में इसका देंगे, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, तो 8,000 और 12,000 देंगे। आगे गानी समझ में? इसकी एंट्री क्या पोस्ट करेंगे, जिस पार्टनर को गेन होता है उसकी कैपिटल डेबिट होती है, ये बात पहले ही बता चुके अपन। तो यहां पर लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डीआर, बीज कैपिटल अकाउंट डीआर, और जो जा रहा है जिसको सैक्रिफाइस होता है उसको दी जाती है, तो टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब यानी कि यहां पर लिखेंगे 8,000, यहां पर लिखेंगे अपन 12,000 और यहां पर लिखेंगे अपन 20,000। बोलो ये बात समझ में आ गई? कोई परेशानी है क्या, कोई दिक्कत? बोलो, इसमें कोई तो परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि अपन ने गेनिंग रेशियो निकाला है, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन इस बात का है, चलो अभी तो ये नॉर्मल एक सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसी में मैं आपको एक चीज और समझाता हूं कि इसका दूसरा ट्रीटमेंट अपन कैसे कर सकते हैं गुडविल का। अगर कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट करवाए तो इसकी हमें एंट्रीज की कोई जरूरत नहीं है इस वाले की। अपन इसे क्या करते हैं, ओल्ड रेशियो में तो ओपन करते हैं, न्यू रेशियो में बंद करते हैं। तो वो ट्रीटमेंट मैं आपको इस वाली जगह बता दे रहा हूं, फिर हम गुडविल का ट्रीटमेंट खत्म करेंगे, ठीक। या गई बात समझ में आपको? अब समझने इसको रेज कर रहा हूं, फिर आपको बताता हूं दूसरा ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं, उसको देखो एक बार आप। देखो, अभी तो ये सिर्फ यहां पे गुडविल के ट्रीटमेंट की बात करी थी। अब जब बड़े क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें क्या गुडविल का ट्रीटमेंट हमको कैपिटल अकाउंट के अंदर करना पड़ेगा। तो समझ लें, यहां पे कुछ बता रहा हूं मैं आपको, जैसे ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसमें निकालने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। जैसे ये 3 पार्टनर हैं, तो ठीक है, अपन ने यहां पे लिखा ए बी और सी, यहां लिख दिया ए बी और सी, ठीक है। अब हुआ क्या, पहले हमने यहां लिखा बाय गुडविल, ढंग से समझना इसको, और इसमें हमें पता है सी तो रिटायर हो रहा है, बाय गुडविल लिखा, ठीक है। अब बाय गुडविल लिख रहे हैं, तो अब इसमें होगा क्या, सुनना। हमें पता है कि हमारी गुडविल 45,000 की वैल्यूड हुई है ना, इसको बांट दो ओल्ड रेशियो में, 2:3:4 में, 2 और 3 5 और 4 9, तो 9 5 जा 45, 5 2 जा 10, ठीक है, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, डन, ठीक है। मतलब इसमें गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। और यहां पे लिखेंगे टू गुडविल, और ये क्लोज हो जाएगी ए में और बी में, ठीक है। कौन से रेशियो में, अपने कौन से रेशियो में, न्यू रेशियो में, और न्यू रेशियो अपन ने कितना निकाला, 2:3, ठीक है, 2:3, 2:3 में इसको बंद कर देंगे। 45,000 इंटू 2/5 और 45,000 इंटू 3/5, इसको ना न्यू रेशियो में से बंद करें। जैसे अपन ने ये ओल्ड रेशियो में तो डिस्ट्रीब्यूट कर दी तीनों पार्टनर में, और रिमेनिंग जो पार्टनर रह गए उनके न्यू रेशियो में इसको बंद कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट हो जाएगा। समझना है इसको ढंग से एक बार। 5 9 जा 45 और 9 2 जा 18, तो एक ही में तो 18,000 लिख दिया, और 9 3 जा 27 बी के में लिख दिया, तो देखो ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट हो गया। कैसे हुआ, अभी जो एंट्री अपन ने बनाई थी ना, उसका एडजस्टमेंट जरा देखना। ए के में 10,000 तो यहां सीआर है, और 18,000 यहां पे क्या दे रखा है, डीआर, तो 8,000 इसका डीआर ज्यादा ना, तो देखो 8,000 ही आया था वहां पे।
एंट्री पोस्ट करी थी एस कैपिटल अकाउंट यार 8000, ठीक है। अब बी की सुन लो, बी का कितना है 15000 तो सीआर है, और जरा देखना 27,000 क्या दे रखा है यहाँ पे डीआर, तो इसका मतलब 12,000 ज्यादा डीआर है, तो 12,000 बी का डीआर। एंट्री पोस्ट करी थी एस कैपिटल अकाउंट डीआर, बी कैपिटल अकाउंट डीआर टू सी, तो देखो सी का क्रेडिट है नहीं, और यहां तो कुछ है नहीं, तो इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस है। ये सिस्टम एकदम परफेक्ट है। ये किसमें, लेकिन इसी वाले में कि ओल्ड में तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो सब में, और न्यू में बंद कर दो, और कौन से पार्टनर में, रिमेनिंग पार्टनर में, ठीक। आगे का नहीं समझ में। और जो एडजस्टमेंट एंट्री करी थी उसको देख लो आप, एडजस्टमेंट एंट्री अपन ने करी थी एस कैपिटल अकाउंट डीआर, बी कैपिटल अकाउंट डीआर टू सीज, तो यहां पे लेगा बाय एस कैपिटल, और यहां पे लेगा बाय बी कैपिटल, और इस सी के में जाएगा 8,000 और 12,000, बात समझ आ गई। और यहां पे लिखेंगे टू सीज कैपिटल, और ए के में जाएगा 8,000 और बी के में जाएगा 12,000। तो ये दूसरा एडजस्टमेंट है जो अपन ने एंट्री के थ्रू किया है। बोलो बात समझ में आ गई क्या। और ये नॉर्मल एडजस्टमेंट है, इसमें कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, बस न्यू रेशियो होना चाहिए, ओल्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर दो और रिमेनिंग में बंद कर दो, खत्म दी एंड। आ गई नहीं समझ में। आयोग की ये वाला जो क्वेश्चन है एंट्री के साथ, और जो अपन ने मेथड समझाया आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो देखो एक क्वेश्चन है, ये अपना फुल डिस्क्लोजर का क्वेश्चन है। अब जैसे इसमें गुडविल आएगा तो गुडविल का एडजस्टमेंट भी अपन कर लेंगे, अगर आती है तो गुडविल, ठीक है, नहीं आती तो कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं, इसको जरा ढंग से समझना। इसमें लिखा हुआ आर एस एंड टी पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का दे रखा 2:1 ऑन 31 मार्च 2021, देयर बैलेंस शीट एज फॉलो दे रखी है, ठीक है। अपने को ये बैलेंस शीट क्वेश्चन में दे रखी है। उसके बाद उन्होंने बोला कि एस रिटायर हो गए फ्रॉम द फर्म से 1 अप्रैल 2021 को। देखो बैलेंस शीट कब की है, 31/3/21 की बैलेंस शीट है, और रिटायर हो रहा है 1 अप्रैल 2021 को, ठीक है। एंड इज शेयर वर असर्टेन ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स और फॉलो, जिस दिन ये रिटायर हो रहा है उस दिन ये लोग असेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोला स्टॉक को 40,000 पे रिवैल्यूड किया गया, फर्नीचर को 6,000 पे, प्लांट एंड मशीनरी को 18,000 पे, बिल्डिंग को 40,000 पे, और लिखा ₹1700 वर टू बी प्रोवाइडेड फॉर डाउटफुल डेब्ट। पीवीडी बनाते हैं ना डेटर्स पे, उसके लिए 1,700 रुपए का प्रोविजन हमको बनाना है। आगे का नहीं समझ में, चलिए। उसके बाद उन्होंने बोला यहाँ पे आगे, द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 12,000। मोस्ट पॉइंट है इस पूरे क्वेश्चन के अंदर, सारी की सारी चीजें आपके सामने रख दी जाएंगी। गुडविल का वैल्यूएशन आ गया, रिवैल्यूएशन बनाएंगे, गुडविल है 12,000 का वैल्यूड करिए जिस दिन एस रिटायर हो रहा है। तो अपन इसको किस तरीके से करेंगे, जैसे अभी तो अपन ने एक एंट्री सिंगल एंट्री के थ्रू अपन ने बता दिया था, इसमें अपन डायरेक्ट भी कर देंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब चलते हैं आगे। एस वॉज टू बी पेड 18,080, 18,080 रुपीज का तो इमीडिएटली पेमेंट कर देते, लिखा हुआ है एज वॉज टू बी पेड 18,080 इन कैश ऑन रिटायरमेंट एंड द बैलेंस इन 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट, ठीक। लेकिन इस क्वेश्चन में एक और ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है, जब किसी पार्टनर को रिटायर करेंगे, एस जा रहा है, उसको बोला 18,080 रुपए तो आपको भी दे देंगे, बचे कुछ आपके 3 इक्वल ईयरली, साल वाली बात जो है 1 साल के अंदर इंस्टॉलमेंट, ऐसे 3 बार में पेड करेंगे। इंटरेस्ट तो रेट देख नहीं रखी, तो पहला चैप्टर याद आना चाहिए, पार्टनरशिप डीड जब साइलेंट होती है तो पार्टनर का जो पैसा वो एज अ लोन के रूप में रखेगी फर्म, और उस पर देगी 6% पर एनम से इंटरेस्ट। आगे कहानी समझ में। और ये पूछ रहा है यहाँ पे प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एस लोन अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनानी है 1 अप्रैल 2021 की, ठीक है। सब सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन में, ढंग से समझना, पूरा फुल डिस्क्लोजर का लोन वोन अकाउंट सब बनाएंगे इसमें। तो सबसे पहले अपन बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। इसको देखो आप एक बार, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट, ठीक। समझना, सबसे पहले इन्होंने यहां पे बोला है स्टॉक 40,000 वैल्यूड, ऊपर जाके चेक करेंगे स्टॉक है 44,600, वैल्यूड करा 40,000 पे, तो हमें पता 4600 का में लॉस हो गया, तो अपन यहां पे लिखेंगे टू स्टॉक 4600 का, ठीक है। देखो ये रहा स्टॉक 44,600 और यहाँ पे 40,000 का। उसके बाद इन्होंने कहा फर्नीचर को 6,000 वैल्यूड करना है, देखना कितना फर्नीचर 7,000, 1,000 का लॉस हो गया, टू फर्नीचर 1,000 का लॉस। क्लियर, 2 पॉइंट आगे समझ में। थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं। इन्होंने यहाँ पे बोला है प्लांट एंड मशीनरी को 18,000 बैलेंस करा है, और जरा देखना प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे कितने की 19,500, 18,000 पे वैल्यूड करा है, 1,500 रुपए का लॉस। बोल बात समझ में आ गई। तो लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, 1,500 का लॉस, क्योंकि 19,500 पे वैल्यूड है 1,500, तो देखो 19,500 की वैल्यू दे रखी है और 18,000 पे इन्होंने इसको वैल्यूड करा है। बिल्डिंग 40,000 पे, देखो ना यहाँ पे बिल्डिंग 8,000 का लॉस, लिखेंगे टू बिल्डिंग 8,000 का लॉस। बात समझ में आ रही है। उसके अंदर आगे चलते हैं। बिल्डिंग 1,700 का इन्होंने कहा कि डाउटफुल डेट के लिए प्रोविजन बनाना है, लिखेंगे टू पीवीडी 700 का लॉस, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो अब और तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, गुडविल आ गई। क्लियर, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, बस एक भी पॉइंट देख लो उसका नहीं है, इंक्रीज का कोई प्रॉफिट का पूरा लॉस है। यहां लिखेंगे बाय
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पार्टनर है आर एस और टी, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 2:1। अब कितना आएगा एक बार अपन उसे चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो 4600 प्लस करेंगे 1000 प्लस करेंगे 1500 प्लस करेंगे 8000 और प्लस करेंगे इसमें 1700, ये आ रहेगा 16800 का लॉस। और इसको बांटेंगे तीनों पार्टनर, रिटायरमेंट हो रहा है लेकिन रिटायरमेंट से पहले के जितने भी प्रॉफिट्स जितने भी लॉस हैं वो सब पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, रिटायर पार्टनर को मिलेंगे, ठीक है। चलिए तो 16800 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे और इनटू करेंगे 2, तो यहां पे आएगा 6720 तो आएगा 3360। बात समझ में आ गई आपको 16800 का? बोलो कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो ये अपन ने बनाया इसका रिवॉल्यूशन अकाउंट, ठीक। अब अपन बनाएंगे इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ढंग से समझना इसको। अब यहां पे जो भी काम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, इसको थोड़ा ढंग से समझना आप। 3 पार्टनर है तो 3 कॉलम बनेंगे, ए बी सी, ए बी और सी, यहां पे लिखेंगे पर्टिकुलर, हाँ आर एस टी, सॉरी पर्टिकुलर, वो ए बी सी याद रहता है ना, सब में ए बी सी आता है मोस्टली, इसलिए आर एस टी, आर एस और टी, ठीक है। और अपने को पता है इसमें एस रिटायर हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इनका बैलेंस, तो हमने यहां पे लिखा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब देखो बैलेंस ब्रॉट डाउन की बात करें तो देखो 80,000, 50,000 और 40, ठीक है। तो अपन ने यहां पे लिख दिया 80,000, ठीक है, 50,000 और 40,000, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, सबसे पहले देखो पार्टनर्स कैपिटल चाहे आप इसमें बना रहे हो चाहे एडमिशन में बना रहे हो चाहे किसी में, तो सबसे पहले जो रिवॉल्यूशन है ना उसका लॉस आपको पहले, या लॉस प्रॉफिट जो पहले उसको ट्रांसफर किया, इसमें तो लॉस आया तो यहां लिखेंगे टू रिवॉल्यूशन, ठीक है। यह है 6720 और 3360। बोलो बात समझ में आ गई कोई दिक्कत? अब इसके बाद अपन आते हैं बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में ये देखो कोई प्रॉफिट तो नहीं, पी एंड एल दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूट होगा, लॉस होगा वो इधर बटेगा, कोई गुडविल तो नहीं है इधर, अगर होती तो क्लोज होती, क्योंकि अभी अभी आपको एंट्री बताई थी एंट्री, ठीक है। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल, अगर होती तो पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट है नहीं है, कोई प्रॉफिट है ही रहा, और कोई लॉस वगैरह होता तो वो डिस्ट्रीब्यूट। अब प्रॉफिट है तो हम यहां पर लिखेंगे बाय पी एंड एल, ठीक है। और अपने को पता है कि कितने का दे रखा है 9,000 का, 9,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू करेंगे 2, 3600 और 1800। बोले बात समझ में आ गई कोई दिक्कत? अब देखो रिवॉल्यूशन के पॉइंट जो यहां तक थे अपन ने सारे के सारे कंप्लीट कर लिए, और इन्होंने के बाद इन्होंने बोला था गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹12,000। अब देखो इस क्वेश्चन करने के तरीके क्या है, हम क्या कर रहे हैं, इसको पहले गुडविल को ओपन कर रहे हैं ओल्ड रेशियो में तीनों में, और क्लोज कर देंगे रिमेनिंग पार्टनर यानी आर उसमें, इसमें आर में और टी में, ठीक है, क्योंकि एस तो रिटायर हो रहा है, ठीक है, एस इसमें हो रहा है रिटायर, तो हम ओपन तो तीनों में कर देंगे और क्लोज कर देंगे, उसको ऑलरेडी एडजस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? और अगर आप कहते हो कि नहीं सर हमें एडजस्टमेंट एंट्री से करना है, तो अपने को पता है कि अगर इनके गेनिंग रेशियो की बात करूं तो मुझे पता है कि इसमें देखो 2:1 है ना, और इसमें हमें पता है एस जा रहा है, तो आर और टी का जो रेशियो रहेगा वो 2:1 रहेगा न्यू, और इनका गेनिंग रेशियो भी 2:1 ही रहेगा, तो 2:1 में निकाल लेंगे कैसे, 12,000 की जो गुडविल है उसको अपन पहले निकालेंगे, कितना हिस्सा निकालेंगे एस का 2/5 आ गई, फिर जो अभी सिंगल एंट्री से करा था उसे। लेकिन अपन इसको कैसे कर रहे हैं, यहां पे देखना एक बार, यहां पे लिखा, इसको एडजस्टमेंट को देखो ढंग से जरा, बाय गुडविल, ठीक, बाय गुडविल ओल्ड रेशियो में, ठीक, और यहां लिखा टू गुडविल और यहां लिखा न्यू रेशियो में, ये सीधा सीधा एडजस्टमेंट, इसमें आपको गेनिंग रेशियो वगैरह निकालने की हमको कोई जरूरत नहीं है। अब देखो 12,000 की गुडविल वैल्यू ये रही, ठीक है, 12,000 और 12,000 डिवाइडेड बाय करेंगे 5 और इनटू करेंगे 2, तो ये आएगा आपका 4800, ठीक है, 4800 और यहां पे आएगा 2400, डन। अभी बंद होगा आर में और टी में, और कौन से रेशियो में, न्यू रेशियो, और न्यू रेशियो का कितना है 2:1, तो 12,000 डिवाइडेड बाय करेंगे 3 और इनटू करेंगे 2, तो इसका तो आएगा 8,000 और डिवाइडेड बाय 2 इसका आएगा 4,000, क्योंकि ये तो जा रहा है, इसको गुडविल देनी, हो गया एडजस्टमेंट। आ रही कहानी समझ में कोई दिक्कत है? ओल्ड रेशियो में अपन ने ओपन कर दी तीनों में और क्लोज कर दिया किसमें, रिमेनिंग पार्टनर में जो रह गए, और कौन से रेशियो में, न्यू रेशियो में। कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलिए यहां तक आ गई समझ में, ये सबसे सिंपल एडजस्टमेंट है। अगर आप सिंगल एंट्री से करना चाहते हो तो सिंगल एंट्री से कर लो। एंट्री क्या बनेगी वो बता देता हूं मैं आपको। एंट्री पोस्ट होगी आर्स कैपिटल अकाउंट डीआर, ठीक है, टीस कैपिटल अकाउंट डीआर टू एस कैपिटल, ठीक है, तो बाय आर और बाय टी
लिखेंगे किसके में, एस में, और यहां लिखेंगे 2s कैपिटल, लिखेंगे किसके में, आर के में और टी के में। एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो एक सिंगल एंट्री में, चाहे इसको आप अगर पूरा क्वेश्चन है तो आप ऐसे एडजस्टमेंट करोगे, बढ़िया है, टाइम भी बचेगा और पूरा काम भी हो जाएगा। डन। अब सुनिए, ये गुडविल का हो गया। अब इसके बाद इन्होंने बोला कि एस को 18,080 कैश दिया है तुरंत इमीडिएटली। और सुन लो, अगर ये लाइन क्वेश्चन में नहीं हो, कैश से रिलेटेड कोई भी बात नहीं हो, तो समझ लेना पूरा का पूरा अमाउंट उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, जब तक कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं हो। आ गई गानी समझे? जब तक क्वेश्चन में ये बात नहीं बताई जाए कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको पेमेंट करना है, ये बात नहीं बताई जाए, तब तक पूरा का पूरा अमाउंट उसके लोन में ट्रांसफर करना है। एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई पार्टनर रिटायर हुआ तो उसके होल अमाउंट को कहां पे ट्रांसफर करते, बस लोन अकाउंट में। क्योंकि अगर वो कैश कहेगा तो क्वेश्चन में गमन होगी, तुम्हें दिमाग नहीं लगाना। अब जैसे इसमें कह रहा है 18,080 का कैश पेमेंट कर रहे इमीडिएटली, तो हम करवा रहे, नहीं तो हम नहीं करवाते, हम तो एस का टोटल करके इसको माइनस कराते और यहां लिख देते 2s लोन अकाउंट। आ गई गानी समझ में? लेकिन इन्होंने कुछ पैसा कैश में पेमेंट कराया, कुछ उसके लोन में ट्रांसफर करवाया, जो कि 3 ईयरली इक्वल इंस्टॉलमेंट में इसको देने वाले हैं। डन। अब समझना ढंग से, यहां पे जब किसी पार्टनर को पेमेंट कराएगी तो एंट्री क्या पोस्ट करेगी, एस कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। ठीक है। अब यहां से देख लेना, कैश बैंक जो है यहां पे कैश दे रखा है तो हम लोग यहां पे कैश यूज कर लेते हैं। ठीक है। एस को 18,080 का पेमेंट हो गया। बोलो ये बात समझ में आ रही है क्या? कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? अब हम यहां पे निकालेंगे, सुनो क्या लिखेंगे, ढंग से देखो इसको। यहां पे 2s लोन अकाउंट, रिमेनिंग अमाउंट उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, और दोनों का जो आर और टी है उसका निकालेंगे यहां पे 2 बैलेंस कैरिड डाउन। इसको थोड़ा सा ढंग से देख लेना, बैलेंस कैरिड डाउन। अब जरा देखो, पहला अगर अपन एस की बात करते हैं 50,000, ठीक है, प्लस करेंगे 3600 और प्लस करेंगे 4800, ये आएगा 58,400। डन। और इसमें से माइनस कराएंगे 6720, ठीक है, और माइनस कराएंगे 18,080, ठीक है, तो ये आएगा 33,600 इसके लोन में ट्रांसफर हो गया। बोलो बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, ये इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। क्लियर? क्लियर? बात समझ में आ गई अच्छे से? अब सुनो, और आर और टी का बैलेंस निकालेंगे। 80,000 प्लस करेंगे 3600 प्लस करेंगे 4800, ये आएगा 88,400। ठीक है। उसमें से माइनस कराएंगे 6720 और माइनस कराएंगे 8000, तो ये आएगा 73,680। यहां पर लिखेंगे 73,680 इसका बैलेंस, और ये 88,400। बात समझ में आ गई? इसका बैलेंस निकाल दिया। अब बात कर लेते टी की। 40,000 प्लस करेंगे 1800 प्लस करेंगे 2400, ये आएगा 44,200। ठीक है। और उसमें से माइनस कराएंगे 3360 और माइनस कराएंगे 4000, तो ये आएगा इसमें 36,840, 36,840। ठीक है। और बैलेंस करेंगे 44,200। बात समझ में आ रही है क्या? तो ये अपन ने कैपिटल अकाउंट, इसमें मेन पॉइंट क्या था, देखो गुडविल का ध्यान समझना। ओल्ड रेशियो में तो अपन ने तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, और देखो बंद किस में करिए, रिमेनिंग पार्टनर में। और कौन से रेशियो में? न्यू रेशियो में। तो यहाँ पे गेन रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं कर सकते इसमें, जल्दी से जल्दी हो जाएगा। ठीक है। तो ये बात समझ आ गई, कैपिटल अकाउंट समझ में आया, रिवैल्यूएशन अकाउंट समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी? अब इसकी ना बैलेंस शीट देखो आप, बैलेंस शीट। ठीक है। अब बैलेंस शीट क्यों बना रहे समझना। बैलेंस शीट पहले इसलिए बना रहे, लोनी अकाउंट बनाएंगे, लेकिन बैलेंस शीट अपन इसलिए बना रहे कि अपन को पहले तो 1 अप्रैल 2021 की क्या बैलेंस शीट बनानी है। इसने कहा यहाँ पे, तो पहले अपन बैलेंस शीट बना दे रहे हैं। ठीक है। तो अब समझना, जो लोन अकाउंट था किसका, एस का, वो इसमें आएगा बैलेंस शीट में। अब इसको पहले समझना, उसके बाद फिर अपन लोन अकाउंट आपको समझाएंगे। ठीक है। बैलेंस शीट देखो आप, तो लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। अब देखो ढंग से समझना, पहले अपन इधर से बात करते हैं। बैंक लोन दे रखा है ना अपने को, तो बैंक लोन एज इट इज लिखेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। बैंक लोन, तो बैंक लोन लिख दिया 12,800। ठीक है। अब बात कर लेते हैं सन्ड्री क्रेडिटर के बारे में। सन्ड्री क्रेडिटर, इससे रिलेटेड भी कोई इंफॉर्मेशन पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं थी, 25,000 का लिख दिया। बोले बात समझ में आ गई? उसके बाद अपन बात करेंगे, यहां पे देखो पहले 1 मिनट, यहां लिखा अपन ने एस लोन। ठीक है। एस लोन लिखा, और जो एस का लोन की जो अमाउंट थी वो थी 33,600। ठीक है। अपन ने यहां लिख दिया, देखो फॉर्म ने लिख दिया यहां पे, एस का जो लोन था ना भी आया था। ठीक है। अब उसके बाद अपन बात करेंगे कैपिटल, कैपिटल की। ठीक है। और कैपिटल किस किस की रहेगी, आर की रहेगी और टी की रहेगी। ठीक है। इसका जो बैलेंस अभी निकला था वो निकला था 73,680, आर का तो 73,680, और जो अपना टी है इसका बैलेंस निकला था अपना 36,840, 36,840। ठीक है। इसका बैलेंस टोटल करके बाहर लिखेंगे। ठीक है। 73,680 प्लस 36,840, यह आएगा 1,10,520। बोले बात समझ आ गई? ठीक। तो अपन ने आगे सारे आइटम बता लिए। अब यहां पे आ जाओ जरा कैश पे, कैश पे ध्यान दो सब जने। देखो अपन पहले बात कर लेते कैश। अपने को पता है कि कैश दे रखा है 51,300 दे रखा है,
और अब इमीडिएटली 18,080 का पेमेंट किया था, इसके अलावा तो और कोई कैश में पेमेंट किया नहीं है, तो माइनस 18,080। ठीक है, तो अब देखो 51,300 माइनस 18,080 कराएंगे लेस, तो आएगा 33,220 यानी 33,220। डन। उसके बाद अपन करेंगे बीआर की बात, तो बीआर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो इसको अपन लिख दिया 10,800। ठीक है, अब अपन बात करेंगे डेटर, यहां पे रुकना पड़ेगा अपने को डेटर पे। डेटर की अमाउंट यहां पे लिखूंगा पहले 35,600, बात समझ आ रही है क्या? और लेस करेंगे समझ लो यहां पे पीवीडी, और पीवीडी देख लो 1,700 रुपए का इन्होंने बनवाया था ना, तो 1,700 रुपए का यहां लिखेंगे। ठीक है, तो अपन ने लिखा 35,600 माइनस 1,700, तो ये आएगा आपका 33,900। क्लियर। उसके बाद अगर अपन बात कर लेते हैं स्टॉक के बारे में, तो देखो इन्होंने स्टॉक को कितने में वैल्यूड करवाए थे यहाँ पे 40,000 पे, तो अपन को वही वैल्यूड वाले लेना है। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें फर्नीचर पे, तो फर्नीचर को देखो इन्होंने कितने में वैल्यूड करवाया था 6,000 पे, फर्नीचर 6,000। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें प्लांट एंड मशीनरी पे, तो देखो प्लांट एंड मशीनरी को कितने वैल्यूड करा 18,000 पे, यहां पे लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, 18,000 पे वैल्यूड करवाया, 18,000 लिख दिया। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी का। और बिल्डिंग देखो इन्होंने कितने पे वैल्यूड कराई 14,000 पे, तो बिल्डिंग लिख दी अपन ने यहाँ पे 40,000। बोले बात सबको समझ में आ गई, इसमें कोई परेशानी है? और इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, गुडविल का सब डिस्ट्रीब्यूशन सब ऑलरेडी कैपिटल अकाउंट में हो गया, एस लोन आ गया, और ये इनके बैलेंसेस आ गए। ठीक, अब जरा इसका एक बार टोटल करते हैं, वो देखो आप एक बार देखो 12,800 प्लस करेंगे 25,000 प्लस करेंगे 33,600 और प्लस करेंगे 1,10,520, तो ये आएगा आपका 1,81,920। ठीक है, अपन उधर का करेंगे 33,220 प्लस करेंगे इसमें 10,800 प्लस करेंगे 33,900 प्लस करेंगे इसमें 40,000 प्लस करेंगे इसमें 6,000 प्लस करेंगे 18,000 प्लस करेंगे 40,000, यह आएगा 1,81,920। 1,81,920। बोलो बैलेंस शीट में कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई परेशानी है इसमें? कुछ दिक्कत? पीवीडी का ध्यान रखेंगे, वैल्यूड फिगर का ध्यान रखेंगे, एस लोन का अपन ने यहां पे लिख दिया, एस लोन लिख दिया, और इनके कैपिटल के बैलेंस लिख दिया। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब इसमें मेन क्या है, वो है लोन अकाउंट। ये जो एस का लोन अकाउंट है 33,600, इन्होंने देखो क्या बोला यहां पे कि एस वाज टू बी पेड 18,080 कैश ऑन द रिटायरमेंट एंड द बैलेंस 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो मैं अब आपको इसको बता रहा हूं किस तरीके से इसका लोन अकाउंट बनेगा। ठीक है, तो आई होप ये वाला यहां तक जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखो अपन स्टार्ट कर रहे हैं इसका एस लोन, और इसको थोड़ा ढंग से देखना, एस लोन अकाउंट। देखो एस लोन के लिए पहले समझना हुआ क्या, एस का जितना भी पेमेंट था उसमें से 18,080 तो इन्होंने हैंड टू हैंड इमीडिएटली पेमेंट कर दिया, और इसका जो लोन अकाउंट आया था वो था 33,600 का, और इन्होंने बोला यहाँ पे इन 3 इक्वली ईयरली इंस्टॉलमेंट। लेकिन कितनी इंटरेस्ट देंगे ये तो बताया नहीं है, तो ये तो हमें पता ही है पार्टनरशिप डीड में जब तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती साइलेंट होता है, और पार्टनर्स का अगर कोई लोन होता है तो उस पर 6% पर एनम से फर्म उसको इंटरेस्ट देती है। आगे का नहीं समझ में? 3 साल किस तरीके से डेट वाइज ये बनेगा उसको जरा देखो, एंट्री भी समझाता चलूंगा और आपको अकाउंट भी समझाते चलेंगे। तो एक मिनट उसको देखो आप, देखो डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, इसको थोड़ा सा ढंग से देखना, पहले समझ लो बाद में नोट डाउन कर लेना। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले जब हम कोई पार्टनर रिटायर होता है और उसके कैपिटल के पैसे को जब उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हो तो एंट्री पूछी जा सकती है, एंट्री पोस्ट होती है जो रिटायर हो रहा है पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डीआर, तो एस कैपिटल अकाउंट डीआर, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, टू एस लोन अकाउंट 33,600 पहली एंट्री। क्लियर? आ गई समझ में? कौन सी डेट को गया था अपने को पता है, 1 अप्रैल 2021 को। तो लोन अकाउंट में जब मैं ट्रांसफर करूंगा तो ये यहां पे आएगा 1/4/21 को बाय एस कैपिटल, यह आएगा 33,600। बोलो बात समझ में आ गई क्या? कोई दिक्कत है इसमें? अब इन्होंने क्या बोला आप जरा उसको समझो, इन्होंने बोला 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट देंगे 3। अब एक बार बताओ, जैसे अगर अपन बात करें 33,600 की डिवाइड करेंगे इसमें 3, ठीक है, इक्वली बोल रहा है, तो 33,600 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो ये आएगा 11,200। डन? बोलो बात समझ में आ रही है क्या? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? अच्छा एक बात समझना, जब अपन यहां पे जब इसके लोन के अमाउंट को 11,200 रुपए अपन पेड करेंगे तो जरा क्या होगा उसको एक मिनट जरा समझना है। यहां पे देखो ये अपन ने लिखा 33,600, इसको थोड़ा वर्किंग नोट के तौर पे आपको समझा रहा हूं, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाए। तो पहली इंस्टॉलमेंट 11,200 की,
ठीक है, दूसरी इंस्टॉलमेंट 11,200 की और तीसरी इंस्टॉलमेंट 11,200 की। डन डन। अच्छा, इंटरेस्ट की तो कुछ बात बोली नहीं, तो अपने को पता है 6% से दिया जाएगा इंटरेस्ट। आगे का नहीं समझ में? पहला अब ये बताओ, जब फर्म उसको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देगी 11,200 की, तब फर्म पे पूरा अमाउंट कितना ड्यू है? 33,600। तो इंटरेस्ट पूरे 33,600 पे दिया जाएगा। प्लस करेंगे तो 33,600 पर 6% लगाएंगे तो 2016 आएगा और टोटल अमाउंट पेड करेगी 11,200 को ऐड करने के बाद 13,216। बोलो बात समझ में आ गई क्या? बोलो भाई, 33,600 पहली इंस्टॉलमेंट जब फर्म पे करेगी तो फर्म के पास पूरा 33,600 ही तो उधार है पूरा लोन के रूप में ना, उसमें 11,200 देगी तो 33,600 पे ही तो लगेगा इंटरेस्ट। बात समझे? इसको देसी लैंग्वेज समझ लो। मैंने तुमसे 1 लाख रुपए उधार लिए और मैं कह रहा हूं मैं 50-50 हजार रुपए की 2 इंस्टॉलमेंट दूंगा। जब मैं पहली इंस्टॉलमेंट चुकाने जाऊंगा तो मेरे पास पूरा 1 लाख रुपए उधार है, तो मैं इंटरेस्ट पूरे 1 लाख पे दूंगा ना। और फिर मैंने तुम्हें 50,000 रुपए चुका दी, इंटरेस्ट भी चुका दी, फिर मैं अगले साल जब पे करने जाऊंगा तो मेरे पास 50,000 रुपए पे तो आपको इंटरेस्ट दूंगा साहब। तो यही कहानी है, 33,600 पूरा। तो पहली इंस्टॉलमेंट जब चुकाएगी फर्म तब फर्म पूरा 2016 रुपए देगी ना, पूरे 33,600 पे। बात समझ में आ गई? बोलो। आउटस्टैंडिंग कहते हैं इसको अमाउंट, आउटस्टैंडिंग अमाउंट पूरी 33,600 है। अब जब सेकंड चुकाने जाएगी, समझना 33,600 में से 11,200 तो गए, समझना बात को। तो 33,600 में से 11,200 जाएंगे तो 22,400 बचेगा। कितना बचेगा आउटस्टैंडिंग अमाउंट? तो अब इंटरेस्ट यहां पे कितने पे लगेगी? 22,400 पे। बात समझ में आ रही है सबको? तो 22,400 का 6% 1344। ठीक है, तो 11,200 प्लस 1344 करेंगे तो 12,544 आएगी। दोनों 2 पॉइंट समझ में आए? कोई दिक्कत? और जब तीसरी इंस्टॉलमेंट पे करने जाएगी तो केवल आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना रह जाएगा? देख लो एक मिनट आप। 11,200 तो चुकाई दी, अभी दूसरी इंस्टॉलमेंट में 11,200 रह जाएंगे। आई समझ में? तो 11,200 पर लगेगा इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो 11,200 इंटू 6% 672। ठीक है, प्लस करेंगे इसमें 11,200 में 11,872 रुपए। भैया आ रहा है क्या? पूरा चेक कर लेना एक बार। ठीक है, तो ये आ रहा है। बोलो कोई दिक्कत है क्या इसमें? कोई परेशानी? तो पहले 33,600 उधार थे, एंट्री ट्रांसफर करा दी रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। तो यहाँ पे एंट्री पोस्ट कर दी एस कैपिटल अकाउंट डीआर टू एस लोन, तो बाय एस कैपिटल। पहली एंट्री भी आपके सामने थी, ये वर्किंग नोट बनाया आपके। जब मैं पहला लोन, जब फर्म पहली इंस्टॉलमेंट पे करेगी तो फर्म पे टोटल लोन कितना है? 33,600। तो 33,600 पे इंटरेस्ट दी। फिर जब पहली इंस्टॉलमेंट की 11,200 निकल जाएंगे इसमें से, तो कितने अमाउंट रिमेनिंग रह जाएगी? 22,400। फिर उस पर देगी इंटरेस्ट। फिर तीसरी इंस्टॉलमेंट 11,200 रह जाएगी, फिर उस पर देगी। आगे कहानी समझ में? यहाँ तो कोई परेशानी है, कोई दिक्कत? ये कैलकुलेशन तो हो जाएगी। अब जरा एंट्री देखते चलना। अब वो मेन है कहानी, सुनो। हर ईयरली दे रही है ना, सीधे 1/4/21 के बाद अगला साल जो आएगा वो आएगा 31/3/22। तो पहले फर्म क्या, इंटरेस्ट फर्म के लिए लॉस है, तो पहले फर्म इंटरेस्ट से क्या करेगी? लोन की अमाउंट को बढ़ाएगी। ढंग से समझना होगा क्या। एंट्री पोस्ट करेगी इंटरेस्ट अकाउंट डीआर, एक सुन लो, इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू एस लोन अकाउंट। इंटरेस्ट है 2016, ये लिख दिया 2016। बोलो सबको आगे समझ में? क्योंकि लोन बढ़ाएगी ना, इंटरेस्ट फर्म के लिए तो लॉस है, एक्सपेंसेस है, ऑल एक्सपेंसेस बैलेंस आर डीआर, और लोन उसकी लायबिलिटी बढ़ी रही है 2016। डन। यहां पे आ जाओ ढंग से। पहले 1 साल की एंट्री आपको समझ में आएंगी, तीनों साल ऐसे चलेगा। 31/3/22 पे आ गए, क्योंकि 1 साल बाद देंगे ना पहले। यहां पे हमने लिखा बाई इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट की एंट्री पोस्ट कर लो। ठीक है, ये आ गई सब 2016। डन हो गया। अब पहली इंस्टॉलमेंट पेड कर रही है कितने की? 13,216। एंट्री सुन लो उसकी भी। एंट्री ये पोस्ट करेगी एस लोन अकाउंट डीआर टू कैश या बैंक अकाउंट। हम यहाँ पे बैंक लिख लेते हैं, ठीक है, अपन लोन के पर्पज से। कैश होगा तो कैश दे देगी, बैंक होगा तो बैंक जैसे भी। ठीक है, अपन इसको बैंक मान लिया। तो यहाँ पे अपन ने लिखा 31/3/22 को, यहाँ लिखा टू बैंक, लेकिन यहाँ पे कैश दे रखा तो अपन कैश वर्ड यूज कर लेते। टू कैश हो गया 13,216। बोलो बात समझ में आ गई? क्लियर? कोई परेशानी? इसी डेट पे बैलेंस करेंगे 31/3/22 को टू बैलेंस कैरिड डाउन। इन दोनों को ऐड कराओगे, इसको लेस कराओगे तो आपका आ जाएगा 22,400। ठीक है, ये अमाउंट आएगी। ठीक है, इनका अपन टोटल करेंगे। तो देख लो एक बार, आप टोटल करेंगे 33,600 प्लस 2016 करेंगे तो ये आएगा आपका 35,616, और उसमें से माइनस कराएंगे 13,216, तो ये आएगा 22,400। ठीक है, ये 35,616। बोलो कोई दिक्कत? ठीक। अब ये वाला जो बैलेंस है अगले साल, यहां पे पहले ध्यान देना, 1/4/22 अगली डेट, ये 31 मार्च को क्लोज है, 1/4/22 को आगे आएगा, तो यहां पे लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, ये आएगा 22,400। बोलो बात समझ आ गई क्या? ठीक। फिर इंटरेस्ट फिर देगी वही एंट्री, सेम इंटरेस्ट टू एस लोन कितने रुपए का? 1344 का। यहां पे लिखेंगे, अब डेट देखना जरा, 31/3/23 अगले साल, 1 साल बाद। तो यहां लिखा बाई इंटरेस्ट, और यहां पे अमाउंट लिख दी 1344 रुपए। बोलो बात समझ आ गई? डन। फिर पेमेंट करा देंगे इसी डेट पे 31/3/23, इसको कहते हैं इंटरेस्ट ड्यू। ठीक है, और यहां पे लिख दिया टू कैश, ये अमाउंट पेड है टोटल 12,544। तो यहाँ पे इसी डेट पे सुन लेना, 31/3/23 को यहाँ पे निकलेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, तो ये बचेगा आपका 11,200। ठीक है,
कैसे बचेगा वो भी देख लो आप। 22,400 प्लस करेंगे इसमें 1344, यह आएगा आपका 23,744, ठीक है, और उसमें से माइनस करा देंगे 23,744 में से 12,544, तो 11,200 बचेगा। आ गई कहानी समझ में? बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी है इसमें? अब इसी बैलेंस को आगे लेके जाएंगे, कौन सी डेट को? 1/4/23 को यहां लिखेंगे बाई बैलेंस कैरेट डाउन 11,200, ठीक है। फिर एक साल देख लो कब हो रहा है, 31/3/24, यहां पे लिखा बाई इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट कितनी है? 672 रुपए। बोलो बात समझ आ गई? इनका टोटल हो गया, और यहां पे अपन लिखेंगे 31/3/24 पे टू कैश अकाउंट 11,872। अब कोई बैलेंस इसमें बचेगा नहीं, क्योंकि लास्ट इंस्टॉलमेंट थी ये 11,872 रुपए की। बोलो कोई दिक्कत है क्या इसमें? ये है लोन अकाउंट। दोबारा एक बार इसको बताते थे, कोई दिक्कत? पहले लोन अकाउंट में ट्रांसफर करा, एंट्री पोस्ट हुई थी रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू रिटायरिंग पार्टनर लोन, तो यानी कि एस कैपिटल अकाउंट या टू एस लोन, तो लोन के अकाउंट बाय एस कैपिटल। फिर ये अपन ने समझाया कि जब पहली 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है 33,600, तो भाई इसका ओरिजिनल अमाउंट है ना, इंटरेस्ट तो उसी पे तो देंगे, तो 33,600 के करें हम 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में विद इंटरेस्ट के साथ तो देना ही पड़ेगा। 11,200 11,200 11,200 कर लिया, 3 का डिवाइड दिया। जब पहली इंस्टॉलमेंट पे करने जाएंगे 11,200 की, तो इंटरेस्ट कितने रुपए पे देना है? 33,600 पे, तो दे दिया 2016। अब 11,200 अमाउंट खत्म, अब रिमेनिंग कितनी बचेगी? 22,400। जब हम सेकंड इंस्टॉलमेंट 11,200 की पे करेंगे तो इंटरेस्ट कितने पे देना है? 22,400, तो दे दिया, ठीक है। जब हम थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करने जाएंगे तो हमारे पास बचा ही 11,200 ही है, तो उस पर कितना देंगे? वही 6% से 672, 11,872। ये हमने इंटरेस्ट ड्यू करी, क्योंकि पहले इंटरेस्ट भी तो देंगे, क्योंकि फर्म का एक्सपेंसेस है। एंट्री पोस्ट करिए इंटरेस्ट अकाउंट दिया टू एस लोन बाय इंटरेस्ट, फिर पेमेंट की एंट्री पोस्ट करिए एस लोन अकाउंट दिया टू कैश। आगे कहानी समझ में? ये बैलेंस निकाल दिया, फिर आगे ले गए, फिर वो इंटरेस्ट ड्यू, फिर पेमेंट, फिर बैलेंस निकला, फिर आगे ले गए, फिर इंटरेस्ट ड्यू, फिर डेट का ध्यान रखना है। बोलो इसमें कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? सबसे अच्छा क्वेश्चन था इसके अंदर। गुडविल का एडजस्टमेंट आ गया, रिवैल्यूएशन आ गया, लोन अकाउंट आ गया, कुछ कैश में पेमेंट कर दिया उसका आ गया, बैलेंस शीट बना दी, और ये लोन। क्लियर? कोई परेशानी? अगर लोन अकाउंट आता तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। आई होप कि ये जो क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस क्वेश्चन का एक बार दोबारा से रिवीजन करें, जिससे कि आपको ये और भी अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो अब अपन केस ले रहे हैं डेथ का। तो डेथ के केस में और रिटायरमेंट के केस में एक डिफरेंस है। जो रिटायरमेंट जो होता है पर्टिकुलर डेट पे होता है, लेकिन जो डेथ है तो वो तो कभी भी हो सकती है। तो इस केस में देखो, पहले तो अपन को क्या करना होता है, जब पार्टनर की डेथ होती है उस दिन तक का उसको प्रॉफिट और लॉस में शेयर दिया जाता है। जिस दिन उसकी डेथ हुई है, तो उस प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट करने के 2 मेथड होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ सेल, ठीक है। दोनों तरीके समझा रहा हूं। आपसे पूछा जा सकता है जब किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उस समय जो प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट होता है, तो उसके मेथड्स के नाम क्या हो, मतलब कितने तरीके से कैलकुलेट करते हैं? 2 टाइप से, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और ऑन द बेसिस ऑफ सेल। दोनों मेथड समझा रहा हूं, ढंग से आप समझ लेना, और एंट्री क्या पोस्ट करते हैं वो भी आप समझ लेना, ठीक है। समझो, जैसे ऐसा है कि ये पार्टनर है ए, बी और सी, इसमें बी की डेथ हो गई, ठीक है, और डेथ मान के चल रहे थे, इसकी डेथ हो गई थी 16 जून 2023, ठीक है। ईयर अपने को जो दे रखा है वो 1 अप्रैल 23 से स्टार्ट दे रखा है, स्टार्ट, ठीक है। और ये इसकी जो डेथ हुई है वो हो गई 16 जून 2023 को। कभी भी हो सकती है डेथ, रिटायरमेंट एक पर्टिकुलर डेट पे होता है। आगे कहानी समझ में? अब ये कह रहा है कि इस डेट पे जब ये एक्सपायर हो गया, तो इस डेट पे अपने को प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है वो कैलकुलेट करना होता है। तो वो 2 टाइप से होता है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और ऑन द बेसिस ऑफ सेल। तो पहले मैं आपको बता रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और सेल से, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ सेल, इसको समझना, सेल मतलब टर्नओवर, और फिर इसका अपन एक क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। टर्नओवर अब ऐसा है कि 1 अप्रैल से लेके, ढंग से समझना था, 1 अप्रैल 23 से लेके और 16 जून 23 तक जो सेल दे रखी थी, जो सेल हुई थी वो हुई थी 3 लाख की, ठीक है। 3 लाख की सेल हुई थी, और हमने ये देखा कि 1/4/22 से लेकर और 31/3/23, यानी कि ये लास्ट ईयर की सेल है। लास्ट ईयर बोले, प्रीवियस ईयर बोलो, कुछ भी, लास्ट ईयर की जो सेल थी वो टोटल हुई थी 15 लाख रुपए, ठीक है। ये टर्नओवर था, बात समझ आ गई। और प्रॉफिट जो इन्होंने कैलकुलेट कमाया था वो कमाया था इन्होंने 3 लाख का। आ गई कहानी समझ में? ये लास्ट ईयर का डाटा आपको देगा, नहीं तो अपन कैसे निकाल पाएंगे? तो अपन ने क्या करा, पहले प्रॉफिट परसेंटेज निकाला लास्ट ईयर पर। समझना मैं किससे पढ़ा रहा हूं आपको, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। तो हमारा क्या, लास्ट ईयर का टर्नओवर इतना था, लास्ट ईयर का प्रॉफिट इतना था, तो हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकाला, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकाला? 3 लाख का प्रॉफिट 15 लाख की सेल पर, ठीक है, और इंटू 100 करा दिया तो 20% आ गया। बात समझ में आ गई? क्लियर? और 1/4/23 से लेकर जिस दिन तक वो एक्सपायर हुआ, इस साल सेल कितनी है? 3 लाख। तो हमने प्रॉफिट निकाला फर्म का, प्रॉफिट फर्म का निकाला 3 लाख की सेल पर 20% जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट परसेंटेज निकाला अपन ने, तो ये अब निकाला तो 60,000 का प्रॉफिट निकल के आया। आ गई गाली समझ में? बोलो कोई परेशानी है क्या? 60,000 का प्रॉफिट निकाला।
पहले समझना, लास्ट ईयर का हमारे पास टर्नओवर प्रॉफिट दे रखा था, उससे हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकाला कि हमने लास्ट ईयर कितना परसेंट कमाया था प्रॉफिट, 20%। किस पर? टर्नओवर पर। टर्नओवर पे तो निकाला है। तो इस बार जो 1 अप्रैल जो ईयर स्टार्ट हुआ था, जिस दिन इसकी डेथ हुई उस दिन तक हमने सेल कितनी करी है फर्म में? 3 लाख। तो 3 लाख का 20% कितना होगा? 60,000। तो ये 60,000 रुपए का प्रॉफिट कमा रही है, यानी कि लास्ट ईयर के टर्नओवर पे जो अपन ने परसेंटेज लिया था प्रॉफिट का, वो इस बार की जो टर्नओवर हुआ, यानी कि जिस दिन से ईयर स्टार्ट हुआ और जिस डेट पे उसकी डेथ हुई उस डेट तक हमने देखा फर्म ने कितनी सेल करी? 3 लाख। तो 3 लाख का पिछले साल का प्रॉफिट परसेंटेज लगा के 60,000 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। बोलो ये बात समझ में आ गई? इसे बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। ये फर्म का प्रॉफिट, बच्चे यहां पे भी कंफ्यूजन करते हैं, ये फर्म का प्रॉफिट है, इसमें हम हिस्सा निकालेंगे भी बी का। ठीक है, आ गई गाड़ी समझ में? कोई दिक्कत है? अब प्रॉफिट मान के चलो नहीं दे रखे तो अपने को पता होना चाहिए, जब प्रॉफिट नहीं दे रखे तो इक्वली मानते हैं, देते तो उस हिसाब से मान लेते, नहीं दे रखे तो मान लिया इक्वली है। तो 1:1:1। ठीक, अब इसमें अपन निकालेंगे 20 प्रॉफिट। ढंग से समझना, 20 प्रॉफिट। अब बी का प्रॉफिट निकालेंगे तो अपने पता 60,000 तो निकाल दिया प्रॉफिट फर्म का, किस डेट से लेके इस डेट से लेके इस डेट तक, और इसका रेशियो निकालेंगे 1/3, क्योंकि 1 है तो 1/3 होगा। तो इसका जो प्रॉफिट हुआ वो 20,000 हुआ। बोलो पहले तो ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कैसे निकाला? 60,000 था, 60,000 फर्म का प्रॉफिट निकाला और उसमें बी का प्रॉफिट रेशियो निकाल दिया 1/3 करके 20,000, क्योंकि 1/3 1/3 1/3। क्लियर? कोई दिक्कत है इसमें? अब लेकिन क्वेश्चन इस बात का कि सर जब इसको प्रॉफिट देंगे तो उस समय एंट्री क्या करते हैं, वो मेन है। ठीक है, अब समझना क्या एंट्री पोस्ट कर रहे हैं। P&L सस्पेंस अकाउंट DR टू डेथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। डेथ पार्टनर, डेथ वाले का नाम है बी, टू बीज कैपिटल अकाउंट 20,000 से। बोलो पहले तो ये बात समझना कि इसकी एंट्री अपन नहीं पोस्ट करेंगे, P&L सस्पेंस अकाउंट टू बीज कैपिटल 20,000 से। ठीक, क्यों कर रहे हैं P&L सस्पेंस, क्यों लिख रहे हैं? देखो ईयर के बीच में कभी P&L नहीं बनता, P&L बनता है एट द एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि फाइनल अकाउंट होते हैं। ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट सब फाइनल अकाउंट होते हैं, ये एट द एंड ऑफ द ईयर बनते हैं 31 मार्च को, जो भी ईयर क्लोज डेट होगी। ठीक है, अब बीच में ये देना तो उसको देना पड़ा, तो हमने वर्ड यूज कर लिया P&L सस्पेंस। जब ये लोग P&L बनाएंगे बाद में तो उससे पहले 20,000 रुपए के प्रॉफिट को सेट ऑफ करा देंगे। आ गई गानी समझ में? एंट्री पोस्ट P&L सस्पेंस अकाउंट टू बीज कैपिटल। बोलो पहले ये बात समझ में आई क्या? कोई परेशानी है? प्रॉफिट और सेल लास्ट ईयर की दे रखी थी हमने, 15 लाख में 3 लाख का प्रॉफिट कमाया था, कितना परसेंट? 20%। 1 अप्रैल से लेकर 16 तक कितनी सेल हुई? 3 लाख। तो 3 लाख का ये प्रॉफिट परसेंटेज लगा दिया, 60,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया। 60,000 फर्म का प्रॉफिट है 1 अप्रैल से लेकर 16 तारीख तक। डन। उसमें बी का हिस्सा 1/3 निकाला, 20,000 एंट्री पोस्ट करी P&L सस्पेंस अकाउंट टू बीज कैपिटल। क्लियर? पहला समझ में आ गया? ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। इसमें कोई परेशानी है तो बताओ, बोलो। अब अपन बताएंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, इसको थोड़ा सा ढंग से समझना, ढंग से। फर्म ने लास्ट ईयर प्रॉफिट कमाया था, ईयर प्रॉफिट, अब टर्नओवर वगैरह की बात नहीं कर रहे, लास्ट ईयर प्रॉफिट कमाया था 6 लाख रुपए का। ढंग से समझना, फर्म ने प्रॉफिट कमाया, अब टर्नओवर की बात नहीं चल रही है, टर्नओवर पे ध्यान नहीं देने का है। ठीक है, हटा देते हैं इसको, चल तो ये हटा देते हैं टर्नओवर। फर्म ने लास्ट ईयर जो प्रॉफिट कमाया था ना, वो कमाया था 6 लाख का। ठीक है, अब मैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम से चल रहा है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान से समझना है ना। एंट्री तो यही होगी, बस अमाउंट चेंज होगी। ठीक है, उसको अब आप देख लो। अब अपन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। अब हुआ क्या, फर्म ने लास्ट ईयर प्रॉफिट कमाया था 6 लाख। कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी है? अब समझना, तो ये तो पूरे साल का प्रॉफिट है, मुझे चाहिए 1/4/23 से लेके 16/6/23 तक। समझ रहे हो बात को? कोई दिक्कत है? डेज कैलकुलेट होंगे। लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 6 लाख, पूरे कितने दिन का है? 365 डेज का पूरा, भाई 365 दिन तो लेंगे। अब यहां पे मैं डेज कैलकुलेट करेंगे, हमें 1 अप्रैल से लेकर 16 जून तक चाहिए। आगे गानी समझ में? 15 जून होता ना तो हाफ मंथ करके कर लेते, जैसे यहाँ पे 15 जून होता तो अप्रैल, मई और आधा जून, 2.5 महीने का प्रॉफिट निकाल लेते। लेकिन अभी 16 जून है तो डेज कैलकुलेट होंगे। डेज आपको आने चाहिए, बचपन में सिखाए जाते हैं आपको। अप्रैल के 30, मई के 31 और जून के 16, जिस दिन मरा है उस दिन तक का प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो आप समझ लो कितने दिन हो गए यहाँ पे, 30 और प्लस करा 31 और प्लस करेंगे 16, तो हमें क्या करना है? 77 डेज का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। बात समझ आ गई? और हम किसके बात पे कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ही हो गया। क्लियर? चलिए अब समझना, हमने क्या करा, 6 लाख का प्रॉफिट था लास्ट ईयर का। ठीक है, और हमने उसमें 77 डेज डिवाइडेड बाय 365। क्लियर? इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। चलिए 6 लाख इंटू 77 डिवाइडेड बाय 365, तो ये जो प्रॉफिट आ रहा है आपका वो आ रहा है 1,26,576। ये प्रॉफिट कमाया फर्म ने। डन। ये टाइम बेसिस पे निकाला है ना मैंने, 77 डेज का प्रॉफिट तो निकाला है, टाइम बेसिस तो है। लास्ट ईयर का प्रॉफिट ले लिया और उसमें निकाल दिया हमने। क्लियर? कोई दिक्कत? अब हम इसमें निकालेंगे 20 प्रॉफिट, तो 1,26,000 ये फर्म का आया प्रॉफिट, 576 का 1/3 निकालेंगे। कोई दिक्कत है इसमें? डिवाइडेड बाय 3, तो ये आएगा आपका 42,192। 42,192। ठीक है, ये आ गया 42,192 में। एंट्री करेंगे P&L सस्पेंस अकाउंट टू बीज कैपिटल 42,192। इसको बोलते हैं टाइम बेसिस।
बोलो पहले तो बात समझ में आई क्या? सेल बेसिस और टाइम बेसिस समझ में आ गई? बोलो कोई परेशानी इसमें? एंट्री सेम है, बस मेथड चेंज हो गया। टर्नओवर है तो लास्ट ईयर के टर्नओवर पे कितना प्रॉफिट जनरेट करा उसका परसेंटेज लगाया, और जिस दिन 1 अप्रैल से लेकर जिस दिन की डेथ हुई उस दिन तक का टर्नओवर था उस पर परसेंटेज लगा के प्रॉफिट फर्म का निकाल दिया, फिर उसमें बी का प्रॉफिट निकाल दिया। टाइम बेसिस पे निकालो तो लास्ट ईयर फर्म का प्रॉफिट कितना था? 6 लाख, ठीक है, और हमें केवल कितने दिन का प्रॉफिट चाहिए इस बार? 77 डेज का, 77 डिवाइडेड बाय 365, डन। अगर मान के चलो 15 जून को मरता सपोज दैट, तो आप डेज की जरूरत नहीं है, अप्रैल मई और जून हाफ, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय इंटू 2.5 अपॉन 12 ऐसे कर लेते, अप्रैल में और जून। अगर फिक्स बीच का आ रहा हो ना तो मिडिल में 0.5 मान के आप कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है? क्योंकि जो पॉइंट है आपको दोनों आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। देखो अब अपन केस ले रहे हैं, डेथ वाला पॉइंट है, उसके अंदर अपन ने क्वेश्चन लिया है, ठीक है। डेथ वाले क्वेश्चन में ये लोग क्या करवाते हैं, पूरे कैपिटल अकाउंट नहीं बनवाते, जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका अकाउंट बनवाते हैं और उसके एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनवाते हैं। क्लियर है? आगे का नहीं समझ में? तो जैसे इसमें लिखा हुआ ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग अ प्रॉफिट 3:2:1, देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021 वाज एज फॉलो। इन्होंने कहा एबीसी 3 पार्टनर थे और इनका रेशियो ये था, ये बैलेंस शीट दे रखी है। इन्होंने बोला बी की डेथ हो गई 30 जून 2021 को, मर गया। बैलेंस शीट दे रखी है अपने को कौन सी डेट की? 31/3/21, मतलब अप्रैल मई और जून, 3 महीने बाद मर गया 30 जून को फिक्स, ठीक है। इन्होंने कहा पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ था हिज एग्जीक्यूटर वाज एंटाइटल्ड टू पेड। देखो जब पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है तो उसमें पॉइंट था, जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस केस में आप उसका वो क्या कहते हैं सेटलमेंट कैसे करोगे, होती थी ना ये बात, डीड के अंदर अगर लिखी हुई होती थी, ठीक है। अब आगे समझ। अब सुनो, इसमें लिखा हुआ पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है द कैपिटल टू इज क्रेडिटेड एट द टाइम ऑफ हिज डेथ एंड इंटरेस्ट देयर ऑन 10% पर एनम। इसका मतलब समझना क्या होगा कि जो पार्टनर की डेथ हो रही है, बी की डेथ हुई है तो बी की कैपिटल और उस पर इंटरेस्ट देना है जिस दिन उसकी डेथ हुई है, अप्रैल मई जून, यानी 30 जून तक की उसको इंटरेस्ट देंगे। बात समझ में आ गई? अप टू द डेट ऑफ डेथ, जिस दिन डेथ हुई है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है हिज प्रोपोर्शनेट देयर शेयर ऑफ जर्नलिज्म। जर्नलिज्म जो दे रखा है ना, इसमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो। अब मैं तुम्हें बताऊं, ये तो चलो इसने लाइन दे दी, नहीं भी होती तो भी देना पड़ता। जनरल रिजर्व होगा, P&L का प्रॉफिट होगा, अदर कोई भी रिजर्व होंगे सब में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लॉस होगा तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, गुडविल पहले से होगी तो वो भी जाएगी, सब चीज इसको देनी है, पहले से होगी। इसने तो चलो बोल दिया, नहीं भी बोलता तो भी ये होता, ठीक है। चलिए, और इन्होंने कहा शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरविंग पीरियड। इंटरविंग पीरियड का मतलब होता है जिस 1 अप्रैल से लेकर और 30 जून, जिस दिन तक डेट बना वो वाला जो पीरियड है, ठीक है। इन्होंने बोला कि विल बी बेस्ड ऑन द सेल ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो अपन को क्या है, सेल बेसिस पे निकालना है। तो अभी जस्ट बताया ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर और ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, तो ये टर्नओवर पे कह रहा है। और इन्होंने लिखा है सेल्स वर कैलकुलेट एज रुपीज कितना दे रखा है, 1,20,000। इन्होंने जो सेल कैलकुलेट करी थी वो कितनी थी, 1,20,000। यहां तक बात समझ में आ गई? उन्होंने लिखा था रेट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द पास्ट 3 ईयर हैड बीन 10% ऑन सेल। अपने देखो लास्ट यानी कि अपने को 10% यानी कि जो दे दिया परसेंटेज वो गिवन है, और इन्होंने कहा कि जिस दिन तक मरा है उस दिन तक की सेल कितनी दे रखी है, 1,20,000, ठीक है। तो परसेंटेज दे रखा है प्रॉफिट का 10% सेल पे हम पिछले 3 साल से कमाते हुए आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे 10% निकाल लेंगे, ठीक है। अगर नहीं होता तो लास्ट ईयर का हमको ये सेल और प्रॉफिट दोनों देता तो हम परसेंटेज निकाल लेते प्रॉफिट। अब इसने दे दिया डायरेक्ट कैलकुलेट करके 10%, जैसे भी अपन ने निकाला था 20%, ठीक है। आगे का नहीं समझ में, कोई दिक्कत इसमें? चलिए, इन्होंने कहा गुडविल अकॉर्डिंग टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी कैलकुलेट बाय टेकिंग ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, ठीक है, द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट एट द लास्ट 3 ईयर लेस 20%। ये कह रहा है कि जो लास्ट ईयर के जो प्रॉफिट है ना, जो लास्ट ईयर के प्रॉफिट है उसका हमें 20% लेस करने के बाद, ठीक है, जो प्रॉफिट आएगा उसका मल्टीपल हमें जब 2 से करेंगे तो हमारी गुडविल कैलकुलेट होगी। मोस्ट पॉइंट है ये, छोटा सा है लेकिन समझना इसमें क्या कह रहा है। एंड द इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड करें एट पार, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट थी सोल्ड कर दिए, और ये कह रहा है एंड इज एग्जीक्यूटर वर पेड आउट। और जो उसका एग्जीक्यूटर था ना, देखो बी मर गया, अब बी को तो पैसा मिलेगा नहीं, तो बी का एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसको एग्जीक्यूटर कहते हैं, पेमेंट उसी को होगा। आगे कहानी समझ में? तो उसको एग्जीक्यूटर पेड आउट कर दिया, और ये कह रहा है 20 कैपिटल अकाउंट बनाना है और उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है। लेकिन उससे पहले अपने को 2 चीज कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, 2 से 3, उसको समझो। पहले हम सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले इसके वर्किंग नोट समझेंगे पहले। तो देखो यहाँ पे हमने लिखा है 20 प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा उसका जरा देखना। तो देखो पहले फर्म का प्रॉफिट निकालेंगे, फर्म प्रॉफिट, ठीक, उसको देखो जरा। 1,20,000 की सेल थी, उसका 10% प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा था, 12,000 रुपए का प्रॉफिट है। क्योंकि देखो यहाँ पे दे रखा है, पॉइंट ढंग से समझना, ये रहा 3rd नंबर का पॉइंट है, प्रॉफिट शेयर ऑफ इंटरविंग पीरियड विल बी बेस्ड ऑन सेल, यानी कि 1 अप्रैल से लेके और 30 जून जिस दिन तक हमारा वो इंटरविंग पीरियड है, उसकी जो सेल है वो 1,20,000 दे रखी है और प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है 10%। 1,20,000 का 10% 12,000 रुपए निकाल लिया। ये निकाला है हमने फर्म का प्रॉफिट, समझ में आई? किसका निकाला? फर्म का। हमें निकालना बी का, तो हम क्या करेंगे 12,000 का इंटू करेंगे, और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पता है 2/6 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2/6, तो 6 2 जा 12 और 2 2 जा 4, तो 4,000 आ गया। इसकी एंट्री भी हम जानते क्या होगी, 20 कैपिटल P&L सस्पेंस अकाउंट DR टू 20 कैपिटल। आगे नहीं समझ, अभी आपको एंट्री समझाई थी, P&L सस्पेंस अकाउंट DR टू 20 कैपिटल। आगे कहानी समझ में? चलिए, उसके बाद अपन बात करते हैं गुडविल की। तो सबसे पहले यहां पे क्या निकालेंगे, गुडविल निकालेंगे। तो यहां लिखेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल,
तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल देखो, देखो इनने क्या बोला है, पहले इस पॉइंट को समझना। इसे बोला गुडविल अकॉर्डिंग टू शेयर और प्रॉफिट टू बी कैलकुलेट, मतलब इसका जो गुडविल कैलकुलेट होगी तो उसका जो शेयर है उसमें देना पड़ेगा उस गुडविल का हिस्सा, बाय टेकिंग ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर लेस 20%। लास्ट ईयर के जो प्रॉफिट आएंगे ना उसमें 20% कम करने के बाद जो आएगा एवरेज करेंगे और मल्टीप्लाई कराएंगे उसका टू से, तब जाके गुडविल निकल के आएगी। क्योंकि क्या कह रहा है यहां पे लिखा हुआ है प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर लेस 20%, द प्रॉफिट और द प्रीवियस 3 ईयर के ये दे रखे, समझना। अब देखो हम यहां पे निकाल लें एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट को थोड़ा सा ढंग से समझना, आपको समझ में आएगा। 8200, ठीक है, 8200 प्लस करेंगे इसमें 9000 और प्लस करेंगे 9800। अच्छा पॉइंट है इसलिए क्वेश्चन लिया गया है। डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो आपका एवरेज प्रॉफिट निकल के आएगा 8200 प्लस करेंगे 9000 प्लस करेंगे 9800 डिवाइडेड बाय करेंगे 3, तो ये देखो 9000 आएगा। आ गया। इसने कहा था कितना परसेंट लेस करके लेना है, 20%। आप इंडिविजुअल में 20% लेस कराओ, चाहे एक साथ एवरेज करके 20%, आंसर एक ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, टेंशन मत करना, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो प्रॉफिट लेंगे वो जरा समझ लीजिए कितना लेंगे, यानी कि 9000 में से पहले तो अपने को 9000 का कितना परसेंट लेस करना है, 20%, ठीक है। अब सुन लीजिए 20% माइनस इक्वल टू करेंगे तो 7200 आएगा। बोलो ये बात समझ में आ गई, ठीक। अब अपन क्या निकालेंगे यहाँ पे गुडविल, इसको देख लो जरा ढंग से। तो 7200 का मल्टीप्लाई ट्वाइस से कराना है ना, क्योंकि 2 टाइम्स लिख रहा है ना, ट्वाइस, ठीक है। तो ट्वाइस मतलब दोगुना, इंटू 2 कराएंगे तो आएगा आपका 14400। बोलो क्लियर, कोई दिक्कत। और हम यहां पे निकालेंगे 20 गुडविल। अब यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अब ऐसे नहीं कर सकते कि ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करके और जो रिमेनिंग बचेंगे उनके न्यू रेशियो बंद कर, नहीं, क्योंकि यहां पे कैपिटल अकाउंट बनवा ही नहीं रहा, केवल एक ही का बनवा रहा है, बी का। तो हमें यहाँ पे सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री जो करते हैं ना उससे अपन को ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो गुडविल 14400 इंटू 2/6, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या, क्योंकि इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 2/6 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। ये आएगा 4800। बोले बात समझ में आ गई क्या। और इस 4800 को देगा कौन कौन, सुन लीजिए। एक तो देगा ए और एक देगा सी, कौन से रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। अब कोई इंफॉर्मेशन तो है नहीं, इन्होंने कहीं भी कुछ नहीं बोला कि प्रॉफिट कैसे, तो हमें पता है गेनिंग रेशियो में कितना रहेगा 3:1। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें। तो 3:1 में हम 4800 को बांटेंगे तो 4 इंटू 3 कराएंगे तो 3600 तो ए देगा और 1200 देगा सी। बोलो पहले तो ये बात समझ में आ गई क्या, बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। 3600 और 1200, ठीक, क्योंकि अपन ने 4800 निकाला, 4800 को ए और सी कौन से देते हैं, गेनिंग रेशियो में 3:1 में। तो 3:1 एंड 4 का डिवाइड देंगे तो 1200 इंटू 3 करेंगे 3600 और 1200। बोलो कोई दिक्कत है। एंट्री अगर पूछेगा तो क्या करेंगे, एंट्री एस कैपिटल अकाउंट डीआर, सीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू बीस कैपिटल, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डीआर टू डेथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट, रिटायरमेंट वाले में रिटायरमेंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बोलो ये बात समझ में आ रही है क्या, बोलो कोई परेशानी है। तो ये अपन ने क्या कर लिया, एक तो यहाँ पे प्रॉफिट पी एंड सस्पेंस वाला निकाल लिया 20 प्रॉफिट और एक ये निकाल लिया। बोलो दोनों पॉइंट आपको अच्छे समझ में आ गए, कोई दिक्कत है इसमें, कोई परेशानी। अब अपन इसका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद बनाएंगे इसका एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक। अब देखो अब इसका ना पहले अपन 20 का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, इसको थोड़ा ढंग से देखना, 20 कैपिटल अकाउंट बनाएंगे अपन, ठीक है। और इसको देखो और फिर उसके बाद इसका एग्जीक्यूटर बनाएंगे। तो देखो दोनों चीजों को समझना, जैसे अपन इसमें अंतर कुछ नहीं है, जैसे अपन लोग पहले कैपिटल अकाउंट तीनों का बना रहे थे ना, अब केवल सिर्फ इसी का बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन यहां पे लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। अब बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन जरा देखना, बी का कितना दे रखा है 12000, ठीक है, ढंग से समझना इसको, 12000 दे रखा, पहला पॉइंट खत्म। अच्छा अपन ने क्या करा था, पी एंड सस्पेंस निकाला था और पी एंड सस्पेंस का जो प्रॉफिट आया था ना वो अपन को यहां पे देना है, ठीक है। जब एंट्री क्या पोस्ट करी, पी एंड सस्पेंस अकाउंट टू बीस कैपिटल, तो यहां पे लिखेंगे बाय 20 कैपिटल अकाउंट, ठीक। अमाउंट कितने रुपए आया था, 4000 आया था, ठीक है साहब, चलिए क्लियर, पहला पॉइंट समझ आ गया। उसके बाद हमने गुडविल निकाली थी इसकी 48000 की, ए ने 3600 दी और सी ने 1200 दी। कैसे उसकी एंट्री पोस्ट करेंगे, एस कैपिटल अकाउंट डीआर, सीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू बीस कैपिटल। तो सुन लेना जरा, बाय एस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इधर यहां पे ना पी एंड सस्पेंस आएगा, यहां पे अपन ने वो लिख दिया पी एंड सस्पेंस, ठीक है। एंट्री पोस्ट हुई थी पी एंड सस्पेंस अकाउंट डीआर टू बीस कैपिटल, तो बाय पी एंड सस्पेंस 4000। यहां पे एस कैपिटल अकाउंट डीआर, सीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू बीस कैपिटल गुडविल के लिए, तो बाय एस कैपिटल और बाय सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 3600 और 1200। बोलो पहले बात समझ में आ गया। प्रॉफिट का देखो पॉइंट था ये वाला और गुडविल का पॉइंट था ये, दोनों अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब ढंग से समझना क्या बता रहे हैं हम इसमें। इन्होंने क्या बोला यहां पे, द कैपिटल इज टू बी क्रेडिटेड एट द टाइम इज डेथ एंड इंटरेस्ट ऑन 10% पर एनम, यानी कि जिस दिन तक इसकी डेथ हुई है ना उस दिन तक इसको इंटरेस्ट भी देना है और कैपिटल देखो जैसे इसके अकाउंट में कैपिटल क्रेडिट कर दी ऐसे इंटरेस्ट देना है। जब इंटरेस्ट देंगे तो इसकी कैपिटल बढ़ेगी, एंट्री पोस्ट होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डीआर टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट
ऑन कैपिटल। बोलो ये बात सबको समझ में आ रही है क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये तो ऑलरेडी तुम जानते हो, फर्स्ट चैप्टर में जनरल इंट्रोडक्शन में पढ़ा था अपन ने। तो इसकी 12,000 की कैपिटल है, 10% है, और अपन को इसमें कितने महीने का देना है? 3 मंथ का। क्यों दे रहे हैं पता है? अप्रैल, मई और जून। ठीक बात आ गई समझ में? 12,000 इंटू 10% और इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो ये आएगा आपका 300। बोले बात समझ में आ गई? इसमें कोई परेशानी किसी को? चलिए अब उसके बाद फिर आगे चलते हैं। अब इन्होंने देखो क्या बोला है कि जो जनरल रिजर्व था उसमें भी इसको हिस्सा देना पड़ेगा, तो एंट्री पोस्ट होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डीआर टू 20 कैपिटल। तो यहां पे अपन लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व। अब देखो जनरल रिजर्व कितने का देगा? 12,000 का, उसमें अपन को इसका हिस्सा निकालना है। 12,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6 तो ये आएगा इसका 4,000। बोलो ये बात समझ में आ गई? इसमें कोई परेशानी तो बताइए। ठीक है, जर्नलिज्म में इसको हिस्सा दे दिया, गुडविल कर दिया, और पहले से कोई प्रॉफिट लॉस है नहीं। अच्छा एक बात समझना, इसमें एक मेन पॉइंट था, इन्होंने बोला कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट को एट पार बेचा है, लिखा हुआ है सेल करा है। अगर ये प्रॉफिट लॉस में बेचते तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस भी इसको दिया जाता, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं, एट पार भेजा तो नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट है, कुछ है ही नहीं है, तो इसलिए हमने रिवैल्यूएशन यहां पे बनाया नहीं। क्लियर है? कोई परेशानी है क्या इसमें? चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, इसके पूरे के पैसे को हम पहले यहां पे डाल रहे हैं टू बीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। ढंग से समझना, अगर ये जो कहते हैं कि जो पार्टनर बना है उसको पेमेंट होगा, तो जो पेमेंट होगा ना वो इसको तो नहीं हो सकता, पेमेंट होगा तो इसके एग्जीक्यूटर को होगा। तो पहले पूरा कैपिटल का अकाउंट क्लोज करके पहले आपको एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करना है। बहुत छोटी बात बता रहा हूं, लेकिन वो काम की है। यहां पे आप पेमेंट नहीं करा सकते। आपने कही कि आंसर इसने लिखा कि जो पार्टनर मरा उसके जो एग्जीक्यूटर्स को 20,000 रुपए इमीडिएटली पेड कराया, तो आप यहां नहीं लिख सकते किसी भी कीमत पे, क्योंकि जो पार्टनर मर गया उसके कैपिटल अकाउंट में पेमेंट कैसे करा दोगे? पहले पूरा का पूरा पेमेंट जाएगा एग्जीक्यूटर में और फिर वहां जाकर होगा, जैसा कि इसमें है। ठीक है, अब समझना, 12,000 प्लस करेंगे इसमें 4,000 प्लस करेंगे इसमें 3,600 प्लस करेंगे 1,200 प्लस करेंगे 300 और प्लस करेंगे इसमें 4,000, ये आ रहा है इसका 25,100। एक बार दोबारा कैलकुलेट करते हैं। देखो सबसे पहले समझना, इसकी कैपिटल अपन ने क्रेडिट करी, बात समझ में आ गई? कैपिटल थी इसकी 12,000, फिर अपन ने इसको पी एंड एल सस्पेंस से जो 4,000 रुपए का प्रॉफिट था वो आया था, क्योंकि 1,20,000 पे अपन ने 10% निकाला था, फिर अपन ने कैलकुलेट करा, और इसकी जो गुडविल की थी 3,600 और 1,200 कर दी, उसके बाद इंटरेस्ट दी थी, और जनरल रिजर्व का अपन ने यहाँ पे तो टोटल आ रहा है 25,100। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करेंगे 25,100। बोले बात सबको समझ में आ गई? इसमें कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताओ। अपन इसका बनाएंगे एग्जीक्यूटर। अब जरा एक मिनट यहाँ पे ध्यान देना, एग्जीक्यूटर अकाउंट, अब इसकी भी एंट्री होती है जब कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है और उसके पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट अपन क्लोज करते हैं तो उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होता है। एंट्री सुन लेना, डेथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR2 डेथ पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो देखो 20 कैपिटल अकाउंट DR2 20 एग्जीक्यूटर अकाउंट, तो यहां पे आएगा बाय 20 कैपिटल अकाउंट 25,100। बोले बात समझ में आ गई? इसमें कोई परेशानी? 25,100 लिख दिए अपन ने। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला जरा यहां पे समझना, द इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट पार एंड इज एग्जीक्यूटर वर पेड ऑफ। इन्वेस्टमेंट इन्होंने सोल्ड कर दिए, कितने रुपए के सोल्ड करे? 13,250 के। जो इन्वेस्टमेंट थे 13,250 के तो ये थे, ठीक है, और पहले से पैसा पड़ा हुआ था, तो इनको टोटल जो पेमेंट करना था वो करना था 25,100 का, तो इन्होंने यहां पे कर दिया टू कैश 25,100, क्लोज हो गया 25,100। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? कैसे पेमेंट आया? 12,000 तो ये था, और 13,250 की इन्वेस्टमेंट बेची थी, 12 और 13 25,250, और इनको तो 25,100 ही पेमेंट करना कर दिया। इन्होंने कहा, लिखा है देखो यहां पे पढ़ो, द इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट पार एंड इज एग्जीक्यूटर वर पेड ऑफ। तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट बेच दी है। अब बेचने की आपको एंट्री यहां पे नहीं बताई गई, क्योंकि प्रॉफिट लॉस की एंट्री जाती है रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। तो एट पार बेचा तो कोई प्रॉफिट कोई लॉस है नहीं है, तो बस पेमेंट बता रहा हूं कि कैश आया था इसका 12,000 तो पहले से था, और 13,250 बेचने से आया, तो टोटल 25,250 पेमेंट करा 25,100 का, तो ये कर दिया 20 एग्जीक्यूटर अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो ये पूरा चैप्टर था रिटायरमेंट एंड डेथ का, जितने भी छोटे छोटे पॉइंट थे वो अपने सारे के सारे इस लेक्चर के अंदर क्लियर कर लिए। पी एंड एल सस्पेंस समझा दिया क्या होता है, गुडविल का कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो बता दिया। ठीक है, एट द टाइम के अकॉर्डिंग और सेल के अकॉर्डिंग वो अपन ने बता दी कैसे तरीके से प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, एंट्रीज क्या पोस्ट होती है, पी एंड एल सस्पेंस वर्ड क्यों यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे अपन ने रिटायर का समझा दिया। आयो कि ये पूरा जो चैप्टर है आपके इस एक ही लेक्चर के अंदर अपन ने रिकवर कर लिया है, तो आप एक बार इसका रिवीजन करें, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर के साथ। तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।